हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स का, आपका नीट का हम सफर जगजोत सर, और हमेशा की तरह यहां पे हाजिर हूं लेक्चर नंबर 7 यकीन 5.0 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स लेके। ओके, सो हम लोग अभी तक जो भी चर्चा की हमने इस चैप्टर में ऑलमोस्ट खत्म होने पे आई है। क्या चर्चा की है आज इस लेक्चर पे वो आपको वैसे भी मिल जाएगी, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ इसकी समरी भी डिस्कस करने वाला हूं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ये समरी लेक्चर ही हो गया ना, है ना। तो आज समरी लेक्चर भी है, पर समरी लेक्चर के साथ साथ आज मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा कैपिलरी इफेक्ट के बारे में भी पढ़ाऊंगा। यानी कि हम थोड़ा सा कैपिलरी इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है कैपिलरी इफेक्ट। तो कैपिलरी इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्लस हम लोग समरी लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। सो बस आज का ये जो पूरा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। तो इसको बहुत अच्छे से दिल थाम के बैठे, अच्छे से एंजॉय करें और पूरा लेक्चर लास्ट तक देखें। ठीक है, शुरू करता हूं मैं आज का ये लेक्चर। क्या क्या चीजें हम लोगों को कवर करनी है आज। कैपिलरी एक्शन एसेंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, इनसफिशिएंट हाइट ऑफ कैपिलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और हम लोग आज फॉर्मूला स्लाइड और समरी दोनों की दोनों डिस्कस भी कर लेंगे, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर समरी लेक्चर में सारे फॉर्मूलास रख देना। तो मैंने यही किया, जितने लेक्चर्स मैंने अभी तक लिए हैं उनके सारे फॉर्मूलास उसके अंदर एम्बेड कर दिए हैं। आप लोगों को सारे फॉर्मूलास मिल जाएंगे, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। शुरू करता हूं मैं सबसे पहले यहां कैपिलरी एक्शन से। कैपिलरी इफेक्ट, कैपिलरी एक्शन है क्या एक्चुअली, रियलिटी में कैपिलरी एक्शन है क्या, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, कैपिलरी जो एक वर्ड है ना, ये कैपिलरी का जो नाम है ना, ये नामकरण कहां से हुआ है, ये आया कहां से है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्ड कैपिला से आया है। एक वर्ड होता है कैपिला, इसका मतलब होता है हेयर टाइप स्ट्रक्चर, बिल्कुल हेयर जैसा, हेयर लाइक, बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिला बोलते हैं। तो कैपिला मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतला। तो ये ट्यूब है ना, ये नाम की ट्यूब है ये बिल्कुल एकदम निडल जैसी, पतली सी, सुई जैसी होती है, बहुत पतली सी बारीक सी सुई सी होती है ना, ऐसी होती है। और इसके अंदर ये है ट्यूब, बट इतनी पतली है। इसका जो डायमीटर है ना, इसका बहुत ही पतला डायमीटर है, बहुत ही छोटा डायमीटर है, बहुत ही बारीक सी निडल है। अगर आप इस पेन को ध्यान से देखोगे, ये पेन भी उसके सामने बहुत मोटा है। जैसे पेन की रिफिल होती है ना, रिफिल देखिए पेन की, हाँ वैसी होती है कैपिलरी, ठीक है ना। ग्लास से बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है, वैसी सी होती है, बहुत पतला सा छेद होता है उसके अंदर, उसको हम कैपिलरी कहते हैं। और ये कैपिलरी इफेक्ट हम लोगों को देती है कैसे। इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ जो हम चीज को यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एडहेसिव फोर्सेस को। हम लोग जानते हैं ना, ग्लास और वाटर की अच्छी दोस्ती है, अच्छी यारी दोस्ती है, उन दोनों के बीच के कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। जो ग्लास है उसके मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स को बेहद प्यार करते हैं, वो अपनी तरफ उनको खींचते हैं। तो कैपिलरी इफेक्ट ऐसे ही उत्पन्न होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, समझने के लिए आप ऐसे जान सकते हो। मान लो ये ट्यूब है, देखो अभी मैंने बहुत मोटी दिखाई है, वैसे इतनी मोटी नहीं होती कैपिलरी, बट आपको जूम करके दिखाने की कोशिश की है। इसके अंदर ये क्या है, ये ग्लास से बनी हुई है। ये किससे बनी हुई है, मैंने मान लिया ग्लास से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे यहाँ हर जगह ग्लास के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इनको पानी से बहुत प्रेम है भाई, पानी को बहुत चाहते हैं ये, तो ये पानी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पानी से इनका बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, जैसे कि आप लोगों को मुझसे, मुझे आप लोगों से, वैसे ही इनको भी, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये पानी को देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पानी है ना, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को देख के बावले हो जाते हैं, इनको ऊपर खींचते हैं, इन्हें कहते हैं आजा हमसे दोस्ती कर भाई, हमारे पास आ। तो ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर चढ़ने की तरफ स्टार्ट हो जाते हैं, इससे अट्रैक्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पानी कहीं ऊपर तक पहुंच जाता है यहाँ तक। बट आप कहोगे सर थोड़ा सा ही क्यों पहुंचता है, ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच जाता। कोई तो वजह होगी कि पानी ऊपर तक क्यों नहीं चला जाता, थोड़ी हाइट तक ही क्यों जा रहा है। अब हम देखते हैं कैपिलरी इफेक्ट में पानी किसी हाइट तक जाके रुक जाता है, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो दो फोर्सेस हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ग्लास के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ फोर्स दे रहे हैं, है ना, ये हमारे एडहेसिव फोर्सेस हो गए, जिनकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पर नीचे की तरफ हमारे पास mg भी लग रहा है ना, जो हमारा लिक्विड है उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सोचो अगर ग्रेविटी ना होती तो ये पूरी ट्यूब भर जाती ऊपर तक, ग्रेविटी ना होती तो पूरी ट्यूब भर जाती, पानी इस पे अच्छी तरीके से चिपक जाता अंदर तक। तो ये इफेक्ट हम लोगों को नजर आता है कैपिलरी इफेक्ट में। फिर आप कहोगे सर पतली ट्यूब में ही क्यों, मोटी ट्यूब में क्यों नहीं नजर आता। मोटी ट्यूब में और पतली ट्यूब में दोनों में ही होता है ये इफेक्ट, बट कैपिलरी इफेक्ट हम पतली ट्यूब में ही इसलिए बोलते हैं, नाम भी कैपिलरी है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो जो वेट है ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे वो इसको नीचे ला रहा है। अगर ट्यूब पतली होगी,
अगर हमारी ट्यूब पतली होगी ना तो ज्यादा हाइट आ जाएगी, तो इसलिए हमें वो नजर आती है। अदरवाइज क्या होता है, मोटी ट्यूब में भी ये कैपिलरी इफेक्ट होता है, मोटी ट्यूब में ना साइड साइड में चिपक जाता है, हमें हाइट ज्यादा नजर नहीं आती। ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होने के वजह से ना ये भारी हो जाता है लिक्विड, तो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता। पतली ट्यूब में लिक्विड ज्यादा ऊपर तक चला जाता है, इसलिए हमें वहां नजर आता है ये इफेक्ट। मोटी ट्यूब में नहीं नजर आता, पतली ट्यूब में हमें नजर आता है। उसका रीजन समझ में आया कि भैया है तो वही। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स इसको बहुत आराम से खींच लेते हैं, पानी को ज्यादा हाइट तक खींच लेते हैं। यहाँ जो हमारी हाइट है वो ज्यादा आ जाती है, तो अगर पतली ट्यूब होती है तो पानी काफी ऊपर तक आ जाता है, तो हमें ये इफेक्ट दिखने लग जाता है। होता मोटी ट्यूब में भी है, अगर आप मोटी ट्यूब में देखोगे तो कम हाइट होगी, पतली ट्यूब में ज्यादा, मोटी ट्यूब में बहुत कम होती है। ये वाटर का जो ग्लास, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये ग्लास ऑफ वाटर देख रहे हैं ना, इसमें भी है ये इफेक्ट, बट आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? आप साइड से देखो, पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसी ग्लास को मैं बहुत पतला कर दूं ना, कैपिलरी बना दूं, बहुत पतली सी ट्यूब ले लूं, तो हमें काफी अच्छा हाइट रेस करती हुई नजर आएगी, हाइट राइज करता हुआ नजर आएगा। यानी कि कैपिलरी इफेक्ट पतली ट्यूब्स में नजर आता है, थिन ट्यूब्स में नजर आता है, मोटी ट्यूब्स में नहीं नजर आता। और थिन भी नहीं है ये, वेरी वेरी थिन बेटा, बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं ये। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, पेन की रिफिल होती है जैसे पतली सी, उससे भी पतली होती है, कांच की बनी होती है, बड़ी सुंदर सी लगती है ना, हल्का सा ऐसे करो टूट जाती है, ब्रिटल सी होती है। ये पतली पतली ट्यूब्स होती है, इन्हीं को हम कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं। ये कैपिलरी इफेक्ट देती हैं इनमें। अगर आप इसको ऐसे किसी पानी के बीकर में डालते हो ना, तो आपको पानी ऐसे राइज करता हुआ नजर आता है। आप रिफिल से भी कर सकते हैं, पेन की रिफिल को खाली करके भी आप ये इफेक्ट कर सकते हैं। पेन की जो रिफिल होती है ना, उसको भी आप पानी में डाल सकते हैं, वहां भी आपको ये कैपिलरी इफेक्ट दिखेगा, पानी आपको राइज करता हुआ थोड़ा सा नजर आएगा। आप उसमें भी करके देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, यही अगर मैं मोटी ट्यूब डाल देता तो क्या होता? अगर मैं ऐसे कोई मोटी ट्यूब डाल देता तो उसमें कैपिलरी इफेक्ट हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? दिखता नहीं है, पानी राइज तो कर रहा होता है पर दिखता नहीं है वहां पे। यहाँ पे अगर मैं मोटी ट्यूब डालता तो पानी का वेट ज्यादा हो जाता ना, वो वजन इतना हो जाता कि वो हाइट राइज तो करती पर थोड़ी सी करती, साइड से थोड़ी थोड़ी करती, क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा है, mg इसको नीचे ले आता है। यहाँ पे देखो पतला सा है, तो इसमें पानी का वजन ही कितना है, पतला सा एरिया, इसका मास ही कितना है, ज्यादा मास नहीं है ना, इसलिए ज्यादा ऊपर तक चला जाता है। ओके, सो आप याद रखोगे कैपिलरी इफेक्ट थिन ट्यूब में लगता है। कैसे इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, कैपिलरी इफेक्ट कैसे आया, जरा इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं देखो इसकी डेरिवेशन मुश्किल से 1 मिनट लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, बट समझाऊंगा जरूर, याद हमें फाइनल फॉर्मूला ही रखना है। डेरिवेशन में समझाऊंगा जरूर, पर याद हमें फाइनल फॉर्मूला ही रखना है, कुछ कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे ही इसके ऊपर पानी राइज करता है, मान लो ये ग्लास है और ये वाटर है, हमने एक ऐसा लिक्विड लिया है जहां एडहेसिव फोर्सेस हैं, तो ये जो राइज हाइट हो रही है ये ऐसे ही लिक्विड में नजर आएगा जहां पे हमारे एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा हो। वहां आप लोगों को एक चीज और बताई थी मैंने, याद है आप लोगों को? वहां मैंने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में भी पढ़ाया था। कैसा होता था? एक्यूट होता था या ऑब्ट्यूस होता था? याद करो, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा होता था? ऐसे फ्लूइड्स में जहां लिक्विड और सॉलिड की सरफेस टेंशन कम है, जहां पे एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा हैं, वह एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, 90 डिग्री से कम होता था। याद है ना? तो जब ये पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा तो देखो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी शेप बनेगी, मेनिस्कस जिसको कहते हैं। वो कैसा नजर आएगा? मेनिस्कस का मतलब है, मेनिस्कस का मतलब है शेप ऑफ फ्लूइड, है ना। ऊपर जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, अगर हम ध्यान से देखें, मैं यहाँ जूम करके बना के दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है ना। इसका जो मेनिस्कस है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा, थोड़ा यहाँ करके बना देता हूं, और आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे कि ये स्फेरिकल सरफेस है। देखो ना यार, हम लोग अभी तो 2D में देख रहे हैं इसलिए हमें ऐसे लाइन सी बना के दिखाई है, वैसे रियलिटी में जब आप पाइप में देखोगे ऊपर की तरफ तो इस तरीके से, ऐसे आपका हाथ नहीं है, ऐसे ऐसी सी शेप नजर आएगी वाटर की, ठीक है ना। ऐसी फ्लैट शेप नहीं होगी, ऐसी सी शेप होगी। अगर आप इसको ध्यान से देखो आपको लगेगा ये पूरा स्फीयर का एक पोर्शन है, यानी कि इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। तो ये मेनिस्कस क्या है, आपको ऐसा फील होगा जैसे दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, है ना, दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ स्फीयर। इसका जो मेनिस्कस है वो कैसा लग रहा है, जो है वो पोर्शन ऑफ अ स्फीयर लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा ये स्फीयर का कुछ हिस्सा है। और कैसा नजर आएगा, यहाँ पे मैंने कोहेसिव फोर्सेस को एडहेसिव फोर्सेस से कम लिया है, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे हमने एडहेसिव फोर्सेस, जो भी हमारे एडहेसिव फोर्सेस हैं, इनको क्या माना है, दे आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस। तो यानी कि यहाँ पे जो मेनिस्कस बनेगा, ऊपर से देखोगे तो कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, ऊपर से देखने पे आपको समझ में आएगा जो इसका मेनिस्कस है वो कैसा है, कॉनकेव शेप का है।
सो अगर आप इसको कंप्लीट करो, सोचो ये स्फीयर पूरा हो नहीं पा रहा, अगर ये स्फीयर कंप्लीट होता तो इसका कुछ रेडियस भी होता है ना। तो इसके जो मेनिस्कस को अगर आप कंप्लीट करोगे तो यू विल रियलाइज कि अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे एक स्फीयर बन जाएगा, ये एक स्फीयर का हिस्सा है, आपको ऐसा लगेगा दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को देखने में, पर वो इतना ही है। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो एक इमेजिनरी सा स्फीयर बन जाएगा जिसका कुछ रेडियस होगा। इस स्फीयर का अगर हम ध्यान से देखें, मान लेते हैं यहां सेंटर है तो इसका आप रेडियस भी देख सकते हो, इसका रेडियस हो जाएगा r, इसका एक रेडियस भी होगा, हम इस रेडियस को कह सकते हैं r। ठीक है, कैपिलरी का जो रेडियस है आप वो देख सकते हो, कैपिलरी का सेंटर यहां है, इसका जो रेडियस है स्मॉल r, कैपिलरी का जो रेडियस है वो मेरा स्मॉल r है ना, जो कैपिलरी का रेडियस है वो स्मॉल r है, और कैपिटल R जो है वो किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो यहां बन रहा है आप लोगों का, है ना, यहां पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस। कोई कंफ्यूज मत हो ना, मेनिस्कस का मतलब क्या है, नाम से मत घबरा जाना। मेनिस्कस का मतलब मैंने बताया, जो ऊपर से इसकी शेप बनेगी, क्योंकि इसको वाटर को जो ग्लास है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो साइड से वो उठा उठा सा होता है, तो इस तरीके से कॉन्केव शेप ले लेता है ना, ऐसी सी शेप ले लेता है। आप कंप्लीट करो, इमेजिनरी सा स्फीयर बन जाएगा, उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, मैंने बताया। और स्मॉल r किसका रेडियस है, कैपिलरी, बहुत छोटा रेडियस होगा कैपिलरी का, कैपिटल R तो बड़ा है उससे, तो यानी कि जो स्मॉल r है वो किसका रेडियस है, दिस इज रेडियस ऑफ आवर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जानते हो ना सर, मजाक करोगे, बहुत छोटा सा रेडियस होगा इसका, है ना। और फिर हम लोगों को पता है यहां से एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना, हमने सीखा था लास्ट क्लास में भी, याद है ना, यहाँ पे हम टेंजेंट डाल देते थे और यहां से जो एंगल बनता था दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अपना जो थीटा है वो क्या है यहाँ पे, वो अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट है। थीटा क्या डिफाइन किया गया यहाँ पे, हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन किया गया, दिस इज माय एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये अपना थीटा हो गया, है ना। सो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल यहाँ 90 होना चाहिए, और ऐसे ही ये रेडियस और ये टेंजेंट है तो ये भी 90 होगा, तो ये वाला एंगल हमारा दोबारा से क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, सो यहां पे आप इस अगर ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, यहां से अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेता हूं, यहां से आपको दिखा देता हूं, अगर आप इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में आपको ये एंगल पता चल चुका है थीटा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ स्मॉल r, क्या रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये कैपिटल R है, यहाँ पे ये हमारा स्मॉल r है, क्या रिलेशन बन गया इन दोनों के बीच में। ये कलर थोड़ा सा कम विजिबल है ना, मैं इसको व्हाइट कलर से दिखा देता हूँ, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, तो यहां से हम कैपिटल R cos थीटा लिख सकते हैं स्मॉल r को। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है पोर्शन, अगर आप अपने लिए याद रखो तो अच्छी चीज है, मतलब देखो ये डेरिवेशन के बिना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा हम डिराइव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्राइंगल बना था, इस ट्राइंगल में ये मेरा कैपिटल R था, दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, दोनों अलग अलग हैं, एक मेनिस्कस का रेडियस है और एक कैपिलरी का रेडियस है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कैपिटल R cos थीटा, स्मॉल r, ऑब्वियसली कैपिटल R बड़ा है, स्मॉल r छोटा रेडियस है, कैपिलरी का रेडियस बहुत छोटा होता है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आराम से, इसके बाद अगर हम समझना चाहें तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला, यानी कि जो हमारी नजर है ना वो ये है कि सर ये हाइट राइज कितनी होगी, ये बताओ जरा हमें, तो हम इस हाइट को निकालना चाहते हैं, हमारा मेन मकसद है इस हाइट को निकालना, जो बहुत आराम से निकल सकती है। आप बस मुझे बताओ यहाँ प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल पे है ट्यूब के अंदर, यहाँ प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, सेम हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर सेम होता है, लिक्विड रेस्ट पे है ना, तो सेम हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। अच्छा, ऊपर जाते जाते प्रेशर घटेगा, वर्टिकली नीचे जाते जाते बढ़ता है, तो ऊपर जाते जाते घटेगा, तो यहाँ लिक्विड के जस्ट नीचे जो आपका यहाँ मेनिस्कस है ना, इसके जस्ट नीचे अगर मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट को नाम दे दूं 1, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P1 होगा, जानते हो P1 कितना होगा, ये होगा P0 माइनस रो जी एच, ये प्रेशर कितना होगा, P0 माइनस रो जी एच। फिर से समझो, यहाँ सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये सामने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर सेम होता है, ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर घटेगा 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 घटेगा, मेनिस्कस के जस्ट नीचे, मेनिस्कस के जस्ट नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, मेनिस्कस के जस्ट नीचे प्रेशर, यहाँ पे P1 लिख दिया हमने, वो गया P0 माइनस रो जी एच।
ठीक है ना। तो यानी कि हमने इस पॉइंट का प्रेशर लिखा है, जस्ट इस पॉइंट का प्रेशर लिखा है, वो कितना हो गया, पी नॉट माइनस रो जी एच। तो अगर हम मेनिस्कस के ऊपर जाएंगे तो ये कॉन्केव साइड है ना, मेनिस्कस के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है ये कॉन्केव है, एक तरीके से कॉन्केव है हमारा। तो मेनिस्कस के जस्ट ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा या कम, क्योंकि वो कॉन्केव साइड है, वहां प्रेशर ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर। याद है ना, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, अरे कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड कम होता है। यानी कि अच्छा सर, मेनिस्कस के जस्ट ऊपर अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। यहां है क्या, ऊपर से तो एटमॉस्फेयर है, पी नॉट है, बट हम जानते हैं ये कॉन्केव साइड है और ये कॉन्वेक्स साइड है, तो पी नॉट पी वन से ज्यादा होगा, है ना। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं पी नॉट पी वन से कितना ज्यादा होना चाहिए, 2s बाई आर। कितना ज्यादा होना चाहिए, 2s बाई आर। पर यहां से क्या आ रहा है, पी नॉट माइनस पी वन, यहां से कितना आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से पी नॉट माइनस पी वन आ रहा है रो जी एच, यानी कि दोनों बराबर हो गए। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, रो जी एच। तो यहां से जो हमारी हाइट हो जाएगी वो 2s बाय रो जी कैपिटल आर हो जाएगी, 2s डिवाइडेड बाय रो जी कैपिटल आर हो जाएगी। और आप आर को क्या लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां कैपिटल आर को लिख सकते हो स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। तो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2s और नीचे बन जाएगा रो जी स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, यानी कि 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, ये हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहां पे हमने पूरा डिराइव किया। मैं ब्रीफ दे देता हूं, देखो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि इसका फॉर्मूला याद रखें, ये नीट एग्जाम है। बेसिक्स याद हो तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा होता है, ठीक है ना। अगर किसी को बेसिक्स याद है उसके लिए फिर कुछ मुश्किल नहीं है, बट हाँ मैं जानता हूँ हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं, इतने सारे टॉपिक्स कैसे याद रख सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो आपका पोर्शन है वो इस टॉपिक से आता है, और वो ये फॉर्मूले से ही आता है, 2s cos थीटा बाय रो जी आर। हाँ, इनका मतलब आपको याद होना चाहिए, यहाँ आर किसका रेडियस है, स्मॉल आर जो रेडियस है वो कैपिलरी का है। अगर आप मेनिस्कस के रेडियस की बात करो तो वो कैपिटल आर है, या तो आप 2s बाय रो जी कैपिटल आर याद रखो, बट बेटर आप ये याद रखो 2s cos थीटा बाय रो जी आर, क्योंकि सवालों में कभी भी मेनिस्कस का रेडियस नहीं देता है, वो आपको कभी भी नहीं देगा, आपको देगा कैपिलरी का रेडियस, या निकालने के लिए भी कैपिलरी का रेडियस देगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, स्मॉल आर कैपिलरी का रेडियस, रो लिक्विड की डेंसिटी, यहाँ पे एस क्या है, सरफेस टेंशन है, थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। यानी कि आप देख सकते हो ये पूरा जो हमने कैलकुलेट किया है ये डेरिवेशन है हमारी हाइट की। मैंने डिराइव करने के लिए बहुत सिंपल सा केस लिया, बेसिकली सबसे पहले यहाँ मेनिस्कस ले लिया, जिससे मैंने मेनिस्कस का रेडियस और कैपिलरी का रेडियस रिलेट करा दिया, वो थीटा से रिलेटेड है, यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो कैपिटल आर कॉस थीटा वो स्मॉल आर के इक्वल है, कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो यहाँ से जो कैपिटल आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कैपिटल आर क्या था, दिस इज आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस, स्मॉल आर क्या था, कैपिलरी का रेडियस। इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखें। और बताओ चलो और क्या कह सकते हैं सर, और हम लोगों को यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे जो हम लोगों का पी नॉट माइनस पी है वो 2s बाई आर है, और ये फाइनल आंसर हम लोगों को याद रखना है, ये लर्न कर लो भाई, 2s cos थीटा बाई रो जी आर, ये अपने को याद होना चाहिए हाइट। और याद रखना अगर उसने बोला लिक्विड वाटर है तो, अगर लिक्विड वाटर है तो, अगर हम, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, वाटर ग्लास की बात कर रहे हैं, वाटर ग्लास ले, है ना, मतलब ग्लास के अंदर वाटर ले, तो अगर हम वाटर ग्लास का केस लें तो थीटा अपना आप ही हमारा कितना हो जाता है, 0 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहां से h कितना हो जाएगा, 2s डिवाइडेड बाय रो जी आर, क्योंकि cos 0 होता है 1, cos 0 डिग्री क्या होता है 1। तो आप देख सकते हो कई सवालों में आपको थीटा देता नहीं है, सिर्फ बोल देता है पानी है, तो अंडरस्टूड होता है। अगर थीटा नहीं दे रहा है तो हम अंडरस्टूड करते हैं कि भैया क्लियर है कि भैया थीटा अपना 0 डिग्री ही ले रहा होगा, और क्या ले सकता है, दिया नहीं ना उसने क्वेश्चन में। अगर थीटा दे दे बहुत बढ़िया, नहीं दे दे वो पानी, और ग्लास का केस दे, वो बोले ग्लास का बीकर है या फिर ग्लास की कैपिलरी है उसमें पानी है, तो सिंपल सी बात है, थीटा हम 0 डिग्री ले लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक स्लाइड पे सिर्फ फॉर्मूला ही लिख रहा हूं भैया, एसेंट फॉर्मूला भी कहते हैं इसको,
इसी फॉर्मूले को हम अलग नाम से जानते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है अगर हम ध्यान से देखें, इसी फॉर्मूले को हम एसेंट फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इसको एसेंट फॉर्मूला के नाम से भी लिखा गया है। जो फॉर्मूला भी हमने डिराइव कराया ये हाइट का ही फॉर्मूला है। जितनी भी हाइट राइज करती है वो फॉर्मूला कितना आया हमारा, 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी कैपिटल आर। ये फॉर्मूला अपने को एकदम अपने दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो इसको, ठीक है ना। दिस इज एसेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। आर हमारी कैपिलरी की रेडियस है, पहली बता रहा हूं मैं, मेनिस्कस की नहीं है, ठीक है ना। आर रेडियस ऑफ कैपिलरी है, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। कैपिटल आर कॉस थीटा, दिस इज स्मॉल आर। यहां पे जो कैपिटल आर है वो मेनिस्कस है, वो मेनिस्कस रेडियस है, वो अलग चीज है, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल करते हैं, सवाल करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल एकदम बहुत आसान वाला सवाल है जो आप आराम से कर सकते हो। देख के जरा मुझे बताओ कि आप ये कर पाए। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इन लिक्विड विल राइज इफ अ ट्यूब इफ द एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट इज, ओके एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना होना चाहिए राइज करने के लिए हमारा, कैसा होना चाहिए बोलो, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक्यूट कैसे पता चला एक्यूट होना चाहिए, क्योंकि हमने सबसे पहले भी डिस्कस किया था, दो तरीके हैं जानने के। हमने बोला था अगर हमारे एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तभी लिक्विड राइज करता है, और एडहेसिव फोर्सेस जब ज्यादा होते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है ना, दूसरा तरीका क्या है, आपने भी एच का फॉर्मूला देखा है, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। अगर हाइट राइज कर रही है, अगर हम कह रहे हैं हाइट राइज कर रही है तो h कैसा होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा यहाँ पे रो जी आर तो पहले से ही पॉजिटिव है, 2s भी पॉजिटिव है, तो h तब पॉजिटिव होगा जब cos थीटा पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं cos थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जब थीटा 90 डिग्री से 0 के बीच में लाई करता है तो cos थीटा कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ cos थीटा तब पॉजिटिव होगा जब ये होगा, यानी कि हमारा एंगल हर हाल में एक्यूट होना चाहिए, है ना। आसान सवाल है, दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। आप या तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से प्रूफ कर दो, आप एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से समझा दो कि भैया अगर cos थीटा यहाँ पे फॉर्मूले में नजर आ रहा है हम लोगों को और cos थीटा पॉजिटिव है तभी तो हाइट पॉजिटिव होगी ना, तभी तो हाइट राइज करेगी ना, और यानी कि थीटा मेरा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अरे वरना cos थीटा नेगेटिव हो जाता, अब मान लो थीटा 120 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ओहो फिर तो cos थीटा नेगेटिव हो जाता, तो हाइट राइज नहीं करती, फॉल कर जाती, मतलब कैपिलरी ट्यूब के ऊपर लिक्विड राइज नहीं करता, गिरने लग जाता। वो वाला केस भी करेंगे हम, घबराओ मत, पर पहले आप इसको ध्यान से देखो। और देखो चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखो, क्या ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो हम लोगों को गिवन है 0.06 न्यूटन पर मीटर, देन द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब ऑफ डायमीटर 1 mm is। देखो क्या हम इस सवाल को अच्छे से समझते हैं, हम इसको देखें इसको ध्यान से, क्या कहता है। अगर सरफेस टेंशन हमें वाटर की 0.06 न्यूटन पर मीटर दे दी है, ठीक है, और हम लोगों को डायमीटर दे दिया है, तो हम क्या करें, पानी है या थीटा ऑलरेडी हम लोगों को 0 दिया है, हाइट राइज का फॉर्मूला 2s डिवाइडेड बाय रो जी आर लिख सकते हैं अब यहाँ पे। और r कितना हो जाएगा, जब हम लोगों को डायमीटर दे ही दिया है 1 mm, तो r हो जाएगा हमारा 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.5 × 10⁻³ मीटर। ये हो जाएगा मेरा रेडियस, ठीक है ना। अब सरफेस टेंशन कितनी भाई अपने पास, सरफेस टेंशन कितनी है देखो 0.06 है, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय डेंसिटी की अगर मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे पानी की डेंसिटी सब जानते हैं 10⁻3। अरे यार पानी की डेंसिटी मत भूल जाना, 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, है ना, कहीं भूल तो नहीं गए थे, याद है ना। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जी की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगेन 10 डाल देते हैं, रेडियस की जगह हमें पता है 0.5 × 10⁻³ है ना। सो आप ऊपर से देखो, आप इसको लिख सकते हो 2 × 6 × 10⁻², है ना। देखो दो डेसिमल ले जाओ यहाँ से, 2 × 6 × 10⁻²। नीचे कितना आ चुका है आप देख सकते हो, यहाँ 10⁻+3 -3 गया, 10 × 0.5 नीचे बन गया 5, ठीक है ना। अरे भाई 0.5 × 10 नीचे बन गया 5, तो यानी कि ये आ गया आपका 12 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻², यानी कि ये कितना बन गया अगर आप ध्यान से देखोगे 2.4 × 10⁻² मीटर, यानी कि ये हाइट मेरी अगर ध्यान से देखेंगे
सिंपली 0.2 मतलब 2.4 हम मीटर अगर ये लिख रहे हैं 10⁻⁻2 मीटर, तो आप इसको 2.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो जो करेक्ट आंसर आ गया वो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। 2.4 सेंटीमीटर के आसपास जो भी आंसर आ रहा है, आप 9.8 लेके सॉल्व करोगे तो शायद 2.44 आ जाता, बट अपना तो 2.4 भी काम कर जाएगा। सारे ऑप्शंस देखो, ये ऑप्शन सबसे क्लोज है। इजी, आसान सवाल, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देख रहे हो, फॉर्मूला डाला, आंसर निकाला, खत्म। इतना आसान सवाल, ठीक है। क्या हम इसको गलत करके आएंगे क्वेश्चन को एग्जाम में? नहीं सर, अफोर्ड भी नहीं कर सकते सर, ऐसे क्वेश्चन ही तो हमारे लिए लाइफ सेवर है, यही तो हमारी जान बचाएंगे एग्जाम में। फिजिक्स में वैसे भी सर हमें बहुत डर लगता है ना, इतना पढ़ाने के बाद भी लगता है सर क्या करें, मजबूर है, आदत से मजबूर है, इतने फॉर्मूलाज हैं, मैं समझ सकता हूँ। बट हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हो, जो फॉर्मूला लगाते ही हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको फिजिक्स थोड़ा लगानी है। अब बस एक फॉर्मूला याद रखना है, और भाई अगर मैं इसको बायो में डाल दूँ तो भी तो करोगे ही ना, ठीक है ना। बस सब्स्टिट्यूट ही तो करना है इसमें, और तो कुछ करना नहीं, ठीक है। तो बस कुछ चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेना, यार एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद नहीं कर पा रहे, यानी कि थोड़े केयरलेस तो आप हो, ठीक है ना। तो आपके कान मरोड़ के आपको सिखाना पड़ेगा कि केयरलेसनेस नहीं करनी है एग्जाम में, ओके। On dipping a capillary of radius small r in water, water rises up to a height h1। तो अब भाई हम लोगों ने रेडियस r लिया और हमारी हाइट h1 हो गई। अगर हमने रेडियस 2r किया तो हाइट कितनी हो जाएगी? h1/h2 पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है। हाइट का जो फॉर्मूला है एसएन फॉर्मूला 2s cos थीटा, और डिवाइडेड बाय फॉर्मूले में क्या बन गया हमारा? रो जी आर। देख के पता चल रहा है हम एक ही लिक्विड ले रहे हैं, वही कैपिलरी का मटेरियल ले रहे हैं, यानी कि हमारा जो हाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा तो चेंज नहीं हो रहा, एस भी चेंज नहीं हो रहा, रो भी चेंज नहीं हो रहा, जी भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो मेरी हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। यानी कि क्या मैं ये नहीं लिख सकता h1/h2 इज बराबर r2/r1? लिख सकता हूं ना भाई, हाइट सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो r2 की अगर हम बात करें, दूसरा वाला रेडियस कितना है? 2r है, और पहले वाला रेडियस कितना है यहाँ पे? r है। तो आप अगर इसका रेशियो लोगे, क्या 2/1 नहीं आ जाएगा? क्या इसका रेशियो 2:1 नहीं हो जाएगा? खुद सोचो, है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट होता है, जब भी आप ऐसे डायरेक्टली लिख देते हो कोई चीज किसी पे डायरेक्टली या इनवर्सली कर रही है, तो सबसे जरूरी है आप ये चेक करो बाकी की चीजें कांस्टेंट है ना, तभी लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, क्या सरफेस टेंशन बदल रही है? कैसे बदल सकती है सरफेस टेंशन? अगर लिक्विड बदल जाए, वो तो नहीं बदल रहा ना, सेम ही लिक्विड है, थीटा भी नहीं बदल रहा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बदल रहा, डेंसिटी हम लिक्विड की नहीं बदल रहे, जी नहीं बदल रहे, हम तो सिर्फ रेडियस को चेंज करके देखना चाहते हैं। तो बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आर है, ओके। समझ में आ गया होगा, नोट डाउन भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? टू कैपिलरीज मेड ऑफ द सेम मटेरियल, पहले का रेडियाई 0.5 mm है, दूसरे का 2 mm है। भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन को देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप कर सकते हो, क्योंकि जब उसने पहले वाले का रेडियस 0.5 mm दे ही दिया, तो दूसरा रेडियस भी उसने 2 mm दे दिया। तो हमें देख के नहीं पता चल रहा यहाँ पे R1 और R2 में क्या फर्क है? R2 मेरा 4 टाइम्स R1 है, देख रही हो आप, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं करना चाहते, प्रॉपर तरीके से भी करो। उसने बोला था राइज ऑफ लिक्विड इन 1 रेडियाई, यहाँ पे इसको 0.5 mm कर लेना। एक सेकेंड, ये 0.5 है ना, यहाँ थोड़ा सा आई थिंक मिस टाइप हो गया, 0.5 mm, ठीक है ना, 1 mm नहीं है। तो उसने बोला अगर राइज हो रहा है जो पहली कैपिलरी है जिसका रेडियस 0.5 mm है वो 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरी कैपिलरी में कितना राइज करेगा? तो आप सिंपली जो भी पीछे लगाया था, क्या वही फॉर्मूला लगा सकते हैं दोबारा से, h1/h2 को आप r2/r1 लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप h1 को मान लो, हमें क्वेश्चन में h1 दे रखा है, ये हाइट हम लोगों को दे रखी है 30 सेंटीमीटर, है ना, और h2 आप लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करें, h1 की जगह 30 डालें, h2 हमें कैलकुलेट करना है, r2 यानी कि वो दे रखा है 2 mm, r1 यानी कि 0.5। तो आप देख सकते हो 0.5 ये आ जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई h2, ये आ जाएगा आपका 4। तो आप रेसिप्रोकल ले लो, यहाँ से h2 डिवाइडेड बाई 30, ये कितना आ जाएगा आपका 1/4, है ना। आप देख सकते हो मैंने उल्टा कर दिया भाई, रेसिप्रोकल ले लिया। तो यहाँ से h2 कितना आ जाएगा, सिंपल है, h2 आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4। ऑब्वियसली इसको आप 15/2 लिख सकते हो, या फिर आप इसको 7.5 लिख सकते हो। तो 7.5 आ गया। जो भी यूनिट्स थी वो जरा ध्यान से देख लेना, सब कुछ हम लोगों को, हाइट जो पहली वाली हाइट थी वो सेंटीमीटर में थी, तो बाद वाली हाइट भी सेंटीमीटर में ही आएगी, ये आंसर आ जाएगा।
वैसे आप बिना पेन उठाए भी इस कैलकुलेशन को कर सकते थे, थोड़ा सा ध्यान देते। जो हमारी हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। रेडियस 4 गुना हो गई है क्या, ये आपने देखा? देख रहे हो, रेडियस 4 टाइम्स हो गई है, तो हाइट 1/4 टाइम्स होगी। तो आंसर वैसे भी 30/4 आना चाहिए था। मैंने नहीं पेन उठाया, मैं बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। आप लोगों को मैं पूरा करवाता हूँ यहाँ पे, ताकि किसी का डाउट ना रह जाए। ऐसा आपको महसूस ना हो कि सर ने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर दिया, हमारे तो ऊपर से निकल गया। पर भाई, अगर आपने ये टेक्निक सीख ली, जहाँ आप डायरेक्ट अप्रोच लगाना सीख गए, तो आपका टाइम बचता है एग्जाम में। तो समझदार यही कहते हैं कि हमें दोनों तरीके आने चाहिए। आप अपने आप को रीचेक करने के लिए पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो, बट अगर आप इसको लॉजिक से करते तो मैं ज़्यादा खुश होता। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो हाइट रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस 4 गुना हो गई है क्या, ये आपने रियलाइज किया था ना? अगर रेडियस पहले 0.5 है और फिर बाद में 2 mm है, या 2 तो 4 टाइम्स ही होता है ना 0.5 के। 0.5 मतलब आधा, और 2 4 गुना हो गया उसका, 4 टाइम्स हो गया। तो रेडियस अगर 4 टाइम्स हो रही है तो हाइट 1/4 टाइम्स होनी ही चाहिए थी। ठीक है, हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ लिक्विड रेस्ड, तो यानी कि अब यहाँ पे मास की बात कर रहा है। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का कितना मास रेस होता है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। यहाँ पे जैसे ये कैपिलरी ट्यूब है और मैंने बोला इसमें लिक्विड किसी हाइट तक चला गया, मैंने मान लिया लिक्विड किसी हाइट तक चला गया और उस हाइट को हमने बोल दिया, लेटस से h बोल दिया। ठीक है ना? मैं इसका एरिया मान लेता हूँ, जो एरिया है, ठीक है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेडियस अगर कैपिलरी का r है तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको इस लिक्विड का मास निकालना है, आप इसको सिलेंडर की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हम मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रो इंटू वी मैंने लिख दिया। सो अगर आप मास की बात करो तो हम m को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मान लो रो ही लिख देते हैं, वो तो लिक्विड की डेंसिटी होती है, कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, जो भी एरिया होता है मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि जो भी इसका एरिया होगा मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी हाइट राइज कर रही है, यही होगा, यही मास राइज कर रहा है ना? तो यहां से आप m को क्या लिख सकते हो, रो, एरिया को क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, और हाइट को क्या लिख सकते हो आप, h। तो अब हाइट की जगह उसका फॉर्मूला डाल दो। हाइट राइज का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला है 2s, और यहाँ पे कितना है cos थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना है रो जी आर। क्या यही फॉर्मूला है? आप देख सकते हो रो रो तो वैसे भी कैंसिल यहाँ पे हो ही रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा 2s पाई, ठीक है ना, यहाँ पे 2s पाई, और ऊपर एक cos थीटा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर r स्क्वायर है, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो ऊपर हमारे पास कितना है, r स्क्वायर और नीचे r है। ठीक है, ऊपर r स्क्वायर और नीचे r, तो ऊपर क्या बचेगा, हमारा r बचेगा, है ना? तो ऊपर हमारे पास एक r बचेगा, नीचे आपका रो कैंसिल हो चुका था, बचा तो क्या, सिर्फ g। देख सकते हो आप यहाँ से मास का फॉर्मूला भी देख सकते हो कि कितना मास राइज करता है। अगर आपसे कभी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मास रेडियस पे डिपेंड कैसे कर रहा है। देख रहे हो, एक डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे, जो मेरा मास है वो रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना? ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे m का जो रिलेशन है रेडियस के साथ डायरेक्टली है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो m है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि ट्यूब का रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना मास ज्यादा हाइट करेगा, मास ज्यादा राइज करेगा, सॉरी, उतना मास ज्यादा राइज करेगा। हाइट ज्यादा राइज नहीं कर रही, पर मास फर्क है, यानी कि पतली और मोटी ट्यूब में फर्क है बेटा। अगर मैं एक पतली ट्यूब लेता हूं, है ना, और एक मोटी ट्यूब कंसीडर करता हूं, तो डेफिनेटली हाइट जो ज्यादा राइज करेगी, मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि मान लो जो पतली वाली ट्यूब है इसमें जो हाइट राइज कर रही है वो h1 है, और मोटी वाली ट्यूब में जो हाइट राइज कर रही है वो कितनी है, h2 है। तो डेफिनेटली h1 ग्रेटर देन h2 है। बट अगर मैं इसका मास मान लेता हूं m1 और इसका मास कंसीडर कर लेता हूं फ्लूइड का m2, तो यहाँ पे हमारा m2 ग्रेटर देन m1 है। देख रहे हो आप? तो ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जो भी हमारी कैपिलरी ट्यूब का हम रेडियस ले रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर मैं हाइट पे चर्चा करता हूं तो अलग है मामला, ठीक है ना? हाइट हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास डायरेक्टली, हाइट इनवर्सली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको यहाँ कभी रेशियो लेना पड़ जाए m1 बाई m2, है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप m1 बाई m2 की बात करोगे, दिस विल बी इक्वल्स टू r1 बाय r2। मास ज्यादा राइज करता है
मोटी ट्यूब में, हाइट ज्यादा राइज करती है पतली ट्यूब में। याद रहेगा? क्लियर है? आई थिंक ये आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही होगी। और अगर समझ में आ गया है तो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना। और चीजें देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं हम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी देख सकते हैं। चलो पोटेंशियल एनर्जी पे भी चर्चा करते हैं। जहां इतनी चर्चा की हम इस पे पोटेंशियल एनर्जी पे भी चर्चा करते हैं कि ट्यूब में जो लिक्विड राइज किया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लेते हैं लिक्विड मेरा यहां तक राइज कर गया, मैंने मान लिया लिक्विड मेरा यहां तक राइज कर गया, तो हाइट कहाँ होगी, यहां तक कितनी होगी, मान लेते हैं हम इसकी हाइट ले लेते हैं, लेटेस्ट से इसकी हाइट को कंसीडर कर लेता हूं मैं h1, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कितनी हाइट पे होगा, सेंटर ऑफ मास बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा CUM वो किस हाइट पे होगा, h1/2। और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, अगर लिक्विड का मास m1 है ना, लिक्विड का मास कितना है अगर हम ध्यान से देखें m1, तो यहाँ पे मैं m1 वगैरह ना लिख के सिर्फ m ही लिख देता हूँ, हाइट को h/2 लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसको हम h लिख देते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं डायरेक्टली। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचो। चलो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ क्या होगी, mgh होगी, है ना। बट h नहीं होती, सेंटर ऑफ मास की हाइट तक होता है। हमने एक रॉड की पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, एक पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। बट जैसे कि ये रॉड है ऐसे खड़ी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh थोड़ा होती है। इसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं कितनी हाइट पे है, वो h/2 हाइट पे। वैसे ये फ्लूइड यूनिफॉर्म डेंसिटी से बना है, ऑल्दो फ्लूइड की हाइट h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लिखते बेटा, इसके सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, जमीन से कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, h/2। मैं ये रेफरेंस लाइन लेके चल रहा हूँ, ये मेरा अपना रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो अगर ये मेरा रेफरेंस है तो यहाँ से ऊपर हम देख रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh/2। अब आप ध्यान से देखो, आपका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेडियस के, और जो आपकी हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ये चीज आपको मैंने दिखाई थी, है ना। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इन शॉर्ट मैं पूरा फॉर्मूला नहीं निकाल रहा, मैं बोल रहा हूं मान लेते हैं मास इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 टाइम्स r, और हाइट इज इक्वल्स टू, है ना, मास इज इक्वल्स टू, मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूं, सम कांस्टेंट c1 टाइम्स r, और हाइट को मैं लिख रहा हूं कुछ कांस्टेंट c2 डिवाइडेड बाई r। कर सकता हूं ना, वैसे मुझे c1 c2 पता है यार, इसमें ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे पता है c1 क्या है c2 क्या है। c1 क्या है मुझे पता है, 2s cos थीटा बाई रो जी को c1 लिखा गया है यहाँ पे, और सॉरी c2 लिखा गया है ना, 2s cos थीटा बाई रो जी को c2 लिखा गया है। और c1 जो हमने भी पीछे देखा था फॉर्मूला, c1 में ये सारे कांस्टेंट को c1 कह रहा है, 2s पाई cos थीटा डिवाइडेड बाई g, ये मेरा c1 हो जाएगा। पर ठीक है ना, जरूरत नहीं है ना, हमें तो सिर्फ r को देखना है ना, मैं यहाँ डाल दूं तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, अगर आप ध्यान से देखोगे, g को बाहर ले लो, m की जगह मैंने लिख दिया c1r, और h की जगह क्या लिख दिया मैंने, ये 2 को तो पहले बाहर लिख देता हूँ, इसकी जगह लिख दिया c2 डिवाइडेड बाई r, r कट गया, तो सब कुछ कांस्टेंट नहीं बचा, g c1 c2 डिवाइडेड बाई 2, सब कुछ कांस्टेंट नहीं बचा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सब कुछ ही कांस्टेंट है जो r पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करती, वो कांस्टेंट है। यानी पोटेंशियल एनर्जी पतले लिक्विड में, मोटे लिक्विड में, सब जगह सेम होगी, वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। बहुत क्रूशियल रिजल्ट निकल के आया हमारे सामने, यानी कि आपकी हाइट अलग राइज कर रही थी, मास अलग राइज कर रहा था, बट पोटेंशियल एनर्जी सेम है, ठीक है ना। अगर आप एक पतला लिक्विड, पतली ट्यूब लेके चल रहे हो, ठीक है, और एक मोटी ट्यूब लेके चल रहे हो, तो आप यहाँ बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, दोनों चीजें कंपेयर कर सकते हो। अगर आप पतली ट्यूब की बात कर रहे हो तो इसमें हाइट ज्यादा राइज करेगी h1, इसमें हाइट कम राइज करेगी h2। इसका मास अगर m1 है और यहाँ m2 है, यानी कि हम कह सकते हैं हाइट h1 ग्रेटर देन h2 होगी, बट मास m2 ग्रेटर देन m1 है, क्योंकि इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया वहां से देख के पता चल रहा है r2 r1 से बड़ा है, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी का क्या कहना है, पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट है रेडियस के, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बराबर होगी, mgh बराबर है दोनों का, mgh/2 कहना चाहिए वैसे। पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है। मोटी ट्यूब पतली ट्यूब से इसको फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है। रीजन बहुत साफ है, बहुत साफ सुथरा सा रीजन है, सब कुछ यहाँ समझ में आ रहा है। देखो अगर आप ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि बेटा मास डिपेंड करता है डायरेक्टली रेडियस पे, हाइट करती है इनवर्सली। अब आप पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी टर्म ले रहे हो जिसमें वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक चीज कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे करनी चाहिए, दूसरा कह रहा है मास पे करनी चाहिए, बट दोनों फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम होगी। अगर मैं इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा सेम होगी,
मासेस देखूंगा तो डेफिनेटली मोटी ट्यूब में मास ज्यादा होगा, पतली वाली में कम राइज करेगा, बट हाइट दोनों में अपोजिट है और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में बराबर है। हाइट h1 ज्यादा है, h2 कम है, मास m2 ज्यादा है, m1 कम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ओके, सो क्वेश्चंस बहुत आराम से आप देख सकते हो, जैसे कि यहां पे एक सवाल है, सब कुछ दिया हुआ है सवाल में, लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो आप समझ जाओ। देखो क्या कह रहा है सवाल में, on dipping a capillary of radius small r in a water rises up to a height h and potential energy of the water is u1. If the capillary of radius 3r is dipped in the water, then the potential energy is u2. तो आपको लास्ट में u1 u2 का रेशियो लेने के लिए कह रहा है, बट आपको पहले से ही पता है, आपको निकालने की जरूरत थोड़ा ना, यहाँ पे वो u1 u2 का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, और आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी बराबर ही होती है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1:1 है ना, 1/1 लिख सकते हैं, तो इसका रेशियो 1:1 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल एज इट लुक्स, है ना। ओके, कैपिलरी में डिप्रेशन कब होता है, डिप्रेशन का मतलब है हाइट घटती कब है। ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप ऐसे एक कंटेनर ले लो, एक बीकर इस तरीके से कंसीडर कर लो, लेट्स से ये हमने कंटेनर लिया है, इस तरीके से हमने एक बीकर कंसीडर किया है, और इसके अंदर हमने कोई फ्लूइड डाला, ठीक है ना, मान लेते हैं हमने इसके अंदर यहाँ पे डाला एक फ्लूइड, मर्क्यूरी डाल दी हमने, ठीक है ना, लेट्स से मैंने यहाँ डाल दी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का मतलब Hg हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये मर्क्यूरी है, Hg है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मान लो हमने ऐसे कैपिलरी ट्यूब को डाला, ठीक है ना, हमने यहाँ पे ऐसे कैपिलरी ट्यूब को कंसीडर किया, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमने यहाँ कैपिलरी ट्यूब को ऐसे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, जो मर्क्यूरी है वो साइड से ऐसे डिप्रेशन दिखाती है, वो इससे रिपेल करती है, वो वाटर से अट्रैक्शन नहीं दिखाती और अंदर इसकी हाइट फॉल करती है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से इसका मेनिस्कस देखोगे, अगर आप इसके मेनिस्कस को देखने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा अलग सा नजर आएगा, थोड़ा सा नज़ारा अलग है। यहाँ पे हाइट जो है वो फॉल कर रही है ना, यहाँ पे राइज नहीं करती, क्योंकि आउटसाइड अगर मर्क्यूरी यहाँ तक है, आप देख सकते हो मर्क्यूरी यहाँ भी देखोगे आप साइड में ऐसे डिप्रेस होगी, चढ़ी नहीं होगी, वाटर होता तो ऊपर ऊपर होता, तो यहाँ मर्क्यूरी इस तरीके से दिखाती है। तो इसका अगर आप ऊपर से व्यू देखते हो तो आपको नजर आता है, ये कैसा नजर आता है, कॉन्वेक्स, ठीक है ना, आप देख सकते हो कैसा नजर आता है, कॉन्वेक्स, इसका मेनिस्कस हमें नजर आता है कॉन्वेक्स, और यहाँ पे जो राइज करनी चाहिए उतनी हाइट यहाँ पे क्या करती है, फॉल करती है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में फर्क नहीं आया, फॉर्मूला वही है जो आपने पढ़ा था, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, पर यहाँ पे आप जानते हो कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस जो है मर्क्यूरी के वो एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा रिजल्ट करते हैं, वो ज्यादा नजर आते हैं, कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा आपको दिखेंगे यहाँ पे। इससे क्लियर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो आपका थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ये हमने देखा था, यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज है, आप देख सकते हो। अगर आप ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखना चाहोगे तो ये है थीटा, है ना, यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये है थीटा, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऑब्ट्यूज है तो आपका कॉस थीटा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, तो जो हाइट राइज होनी चाहिए वो हाइट यहाँ पे फॉल करेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, जो हाइट राइज करनी चाहिए वो यहाँ पे गिरेगी, फॉल करेगी, उठेगा नहीं लिक्विड, गिरेगा, डिप्रेशन यहाँ पे शो करेगा। ओके, इक्विलिब्रियम इन अ कैपिलरी ट्यूब, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, क्या मतलब होता है, आप याद रखना, ये फॉर्मूला भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, कि मान लो अगर आपको कंटेनर दे, फोर्सेस की टर्म्स में भी आप लोगों से डिस्कशन कर सकता है, कि इसमें मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने कोई कैपिलरी ट्यूब डाल रखी है, इस तरीके से हमारी कोई कैपिलरी ट्यूब है, और इसके अंदर हम लोगों ने ऐसे वाटर ले रखा है ना, तो वाटर ऐसे होता है, साइड से ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर होता है वाटर, राइज कर रही है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ हाइट राइज कर रही है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी इसका सर्कमफ्रेंस है ना, इसका जो भी सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम इसका सर्कमफ्रेंस ले लेते हैं 2πr, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी आपका सर्कमफ्रेंस है 2πr है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ ध्यान से दिखाऊं तो कैपिलरी में मैं इस तरीके से दिखा कि यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है वो मेरा ऐसे कुछ बनता है, और ये कितना बनता है 2πr, और यहाँ पे हमारा एक एंगल है, ठीक है ना, इस तरीके से हमारा एंगल है, ये एंगल मेरा थीटा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो थीटा है,
तो यहां पे ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन इसको लेके जाती है, सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ये फोर्स कितना लगा रही है अगर हम ध्यान से देखेंगे, 2 पाई आर इंटू टी। तो इसका जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, इसका जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ वो हो जाएगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा। ये याद रखना, सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है 2 पाई आर टी कॉस थीटा, और ये किसको बैलेंस करता है, इस लिक्विड के वेट को, mg को, है ना। तो यानी कि आप यहां से कह सकते हो इक्विलिब्रियम आता है तभी ये हाइट राइज करती है। आप फोर्सेस की टर्म्स में भी कह सकते हो, ठीक है ना। आप इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, यहां से आ जाएगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के, वेट ऑफ द फ्लूइड के, ठीक है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड के। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन फोर्सेस की टर्म में पूछा जा सकता है कि भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, यहाँ पे सर्कमफरेंस 2 पाई आर है, सरफेस टेंशन टी है, वेट ऑफ द लिक्विड हमें पता है mg, है ना, हमें दे रखा है उसका मास m है तो mg कह सकते हैं, इसी को हम वेट ऑफ द लिक्विड कह सकते हैं। तो आप याद रखना 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हो गया, अरे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ यही तो फोर्स होता था, तो 2 पाई आर इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई। और यहाँ पे क्योंकि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है इसलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट चाहिए ना हमें, ऊपर वाला कंपोनेंट ही तो हमें क्या देगा, वेट को बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि 2 पाई आर टी इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है, mg के। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से नोट करना, मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे। अगर हमारा वाटर और ग्लास है तो यहाँ पे कॉस थीटा नजर नहीं आएगा आपको, वाटर ग्लास में थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री, है ना। वाटर ग्लास के केस में बस आप याद रखना, अगर वाटर ग्लास वाला केस है या फिर थीटा क्वेश्चन में ना दे तो आप समझ जाना उस केस में हम कॉस थीटा को कॉस 0 डिग्री ले सकते हैं 1, यानी कि थीटा को हम ले सकते हैं 0 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट को 0 डिग्री ले सकते हैं। देखो जैसे कि भी यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहता है, इनसाइड कैपिलरी द मास राइजेस 3 इंटू 10 की पावर -5 kg, सरफेस टेंशन हम लोगों को 6 इंटू 10 की पावर -2 दे रखा है, इनर सर्कमफ्रेंस हमें दिया है। तो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इनर सर्कमफ्रेंस पूछा है, सॉरी इनर सर्कमफ्रेंस दिया नहीं है, ये पूछा है। तो बेसिकली वही हो गया फॉर्मूला, टी इंटू 2 पाई आर, है ना, और क्या होना चाहिए कॉस थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, वेट के, यानी कि mg के इक्वल। अब क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर है तो हम थीटा को 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, वाटर के लिए मैं थीटा को 0 डिग्री लेके चल रहा हूँ, यानी कि 2 पाई आर जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी mg डिवाइडेड बाई टी के, है ना। और मास कितना है यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर -5, g कितना है यहाँ पे 10, और सरफेस टेंशन अगर आप ध्यान से देखोगे 6 इंटू 10 की पावर -2, 6 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ 10 की पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाओ, यह आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यह आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -2, 0.5 इंटू 10 की पावर -2। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, यही हमारी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, मतलब मैंने 2 पाई आर की वैल्यू निकाल ली ना बेटा, यही तो मेरा सर्कमफ्रेंस था, यही तो क्वेश्चन में पूछा था। रेडियस पूछता तो आप 2 पाई से डिवाइड करते, आप रेडियस भी निकाल सकते थे, ठीक है। सो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कैपिलरी से, हम ये भी देख सकते हैं। और क्या होता है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, In a capillary tube experiment, a vertical 20 centimeter long capillary tube is dipped in water. The water rises to a height 10 centimeter due to the capillary action. If this experiment is conducted in a freely falling elevator, the length of the water column becomes. So भाई हमें ये पता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कैपिलरी में पानी राइज करता क्यों है, क्यों करता है भाई बताओ, सोचो क्यों करता है, वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर खींचते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको एक हाइट तक खींच पाते हैं, जैसे कि उसने बोला 10 सेंटीमीटर तक खींच पा रहे हैं। टोटल लेंथ आपको पता है कैपिलरी ट्यूब की 20 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ हमें पता है ना, ये कैपिलरी ट्यूब की टोटल लेंथ 20 है, बट हाइट वो सिर्फ 10 खींच पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ सिर्फ 10 खींच पा रहा है, क्योंकि mg नीचे ले जा रहा है सर, क्योंकि mg इसको नीचे ले जा रहा है, और ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं इसको ले जाना चाहते हैं ऊपर, बट वो ले जा नहीं पा रहे क्योंकि mg से बैलेंस हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया। बट अगर मैं सिस्टम को फ्री फॉल करा दूं, खुद सोचो, अगर मैं फ्री फॉल करा दूं, फ्री फॉल का मतलब यही हो गया, अगर हम इस सिस्टम को फ्री फॉल करा देंगे सिस्टम को ऐसे, तो g फैक्टिव मेरा बन जाएगा g माइनस a, यानी कि यहाँ पे g माइनस जी, ठीक है ना, g माइनस जी, क्योंकि फ्री फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन मेरा g के बराबर हो गया, यानी कि वो 0 हो गया, g फैक्टिव 0 हो गया। यानी कि अगर आप फ्री फॉल करा दोगे तो कैपिलरी में पूरा पानी राइज कर जाएगा,
अभी पूरी भर जाएगी। क्यों? अरे पहले जो वेट था ना लिक्विड का, वही तो इसको ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा था भाई। यहाँ ग्लास के मॉलिक्यूल्स तो पानी को ऊपर बुला रहे थे, यहां तक बुला पाए, उसके बाद नीचे mg लग रहा है, वो ऊपर जाने नहीं दे रहा, वो जाना चाहता है ऊपर पर जाने नहीं दे रहा। कौन रोक रहा है ना? कोई बंदिश है, कोई तो रोक रहा होगा ना उसको, पानी को ऊपर जाने से रोक रहा था, या ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर आप फ्री फॉल कराओगे ना, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो ग्रेविटी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही वहां पे, फ्री फॉल कर रहा है, अब ग्रेविटेशनल इफेक्ट यहाँ से हट गया, फ्री फॉल कर रहा है, अब ग्रेविटी यहाँ पे उस पर एक्ट ही नहीं कर रही। इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जब लिफ्ट करते थे, ये तो मैंने पढ़ाया ना, जी माइनस ए होता था ना, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है ना। लिफ्ट ऊपर जाती है तो जी प्लस ए, नीचे आती है जी माइनस ए। ये छोटी छोटी चीजें तो है ना बच्चे, ये याद रखने वाली है। प्लीज कमेंट्स में अब ये मत पूछना जी माइनस ए कहाँ से आया, फिर तो मजाक हो जाएगा मेरे साथ आपके साथ, क्योंकि ये बहुत बार पढ़ चुकी हो, न्यूटन स्लो में भी पढ़ चुके हो, वर्क पर एनर्जी में भी पढ़ चुकी हो। इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी माइनस है, तो अगर आप इसको फ्री फॉल कराओगे तो आप समझ के चलो इफेक्टिव ग्रेविटी है ही नहीं, और ग्रेविटेशन फोर्स ये जो इसको ऊपर तक नहीं जाने दे रहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ये पाइप अब फुल हो जाएगा लिक्विड से। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसको खींचेंगे, भाई आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, ठीक है ना। तो यानी कि अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन मेरा 0 है, तो फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इसके ग्लास के, ये पानी को ऊपर तक खींच लेंगे, वो कहेंगे आजा ऊपर तक आजा, तुम्हें रोक कौन रहा है, तो पानी ऊपर तक फिल हो जाएगा। यानी कि अब कितनी लेंथ फिल हो जाएगी अब हमारी, फाइनली कितनी लेंथ तक पानी फिल हो जाएगा? पूरी लेंथ तक, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो लेंथ थी वो पूरी की पूरी भर जाएगी लिक्विड से, ठीक है ना, वो पूरी की पूरी लिक्विड से भर जाएगी, है ना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। ओके, इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी, इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको दोबारा से यही सिनेरियो दिखाऊं, ये मेरा बीकर है ना, ये अपना बीकर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने अपना बीकर कंसीडर कर लिया, और इसके अंदर क्या कंसीडर कर लिया अब हम लोगों ने? कोई लिक्विड कंसीडर कर लिया, कोई फ्लूइड कंसीडर कर लिया, कोई लिक्विड कंसीडर कर लिया, लाइक दिस, है ना। इसके अंदर कोई लिक्विड या फ्लूइड हमने कंसीडर कर लिया, और इसमें अब हम लोगों को कैपिलरी इफेक्ट दिख रहा है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कैपिलरी ट्यूब डाली है, तो लिक्विड हाइट जो लिक्विड की है वो यहां तक राइज कर गई, मैंने मान लिया यहां तक कर गई। ये हाइट कितनी है? h हाइट है, ठीक है ना। ओके, मैंने बोला अगर मैंने छोटी कैपिलरी ली होती तो क्या होता? मान लो मेरी जो कैपिलरी है उसकी हाइट ही बहुत छोटी है, ये छोटी सी कैपिलरी ले ली, अब क्या होता? अब ऐसे केस में क्या होना चाहिए? अब क्या लिक्विड बाहर निकल जाता? क्या लिक्विड यहां से ऐसे करके फ्लो कर जाता? क्या ये आउटफ्लो होता? इज इट पॉसिबल? क्या हमें आउटफ्लो मिलता है इस तरीके से? समझ में आ रहा है? क्या लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो करता है ना। यानी कि जो मेरी कैपिलरी की हाइट है, मैं कैपिलरी की हाइट को एच सी लिख देता हूं। एच सी का मतलब है हाइट ऑफ कैपिलरी, वही बहुत छोटी है ना। हाइट ऑफ कैपिलरी छोटी है, किससे छोटी है? अगर हम ध्यान से देखेंगे वो किससे छोटी है? जितना हाइट राइज करना चाहिए, एच सी इज लेस देन एच, है ना। यानी कि जो कैपिलरी की हाइट है वो लेस देन है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। आ रहा है समझ में? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या लिक्विड आउटफ्लो करेगा, लिक्विड बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा? नहीं बेटा, लिक्विड ऊपर आया क्यों था उसका रीजन नहीं भूलना है। उसका मेन मकसद ये था अपनी तरफ लिक्विड को लाना, अट्रैक्ट करना। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि, ऐसा मत सोचना कि भैया अगर हमने छोटी ट्यूब ले ली तो लिक्विड बाहर फ्लो करेगा या क्या होगा। इस केस में लिक्विड फुल फ्लो कर जाएगा, यानी कि लिक्विड ऊपर तक भर जाएगा। अगर आपकी हाइट कम भी है ना, तो उस केस में क्या होगा? लिक्विड जितनी भी आपकी हाइट है वहां तक भर जाएगा, ऊपर आउटफ्लो कभी नहीं करेगा। तो आउटफ्लो होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आपकी हाइट छोटी भी है तो लिक्विड आपका फुल हो जाएगा, बाहर नहीं फ्लो करेगा, यानी कि यहां तक भर जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि थीटा बदल जाना चाहिए, तभी तो उतनी हाइट राइज करेगी। यानी कि आप याद रखना, अगर आपकी हाइट इफ एच सी है ना, हाइट ऑफ कैपिलरी इज लेस देन एच, ठीक है ना, हाइट ऑफ कैपिलरी, अगर आपकी कैपिलरी की हाइट छोटी भी है, हाइट ऑफ कैपिलरी इज लेस देन 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, है ना, h से कम है। अगर इससे हमारी हाइट कम है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में क्या होगा? ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा? लिक्विड राइज टिल एच सी, है ना। और क्या चेंज हो जाएगा? एंड थीटा चेंजेस, जो थीटा हम जानते हैं वो बदल जाएगा। हमें पता है हर लिक्विड का सॉलिड के साथ एक फिक्स थीटा होता है, ठीक है ना, पर वो यहाँ वो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ कैपिलरी की हाइट अलग है। इस केस में वो बदल जाएगा, यहाँ पे थीटा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली आपको लिखना चाहिए यहाँ पे वो चेंज कर जाएगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि थीटा इंक्रीज करेगा तभी तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, तो अपना आप ही वो एच को एच सी के बराबर बना देगा।
यानी कि इस केस में जो हमारी HC है वो H के बराबर ही हो जाएगी, जो भी हमें हाइट हम लोगों को दी गई है ना, H मेरा HC के बराबर ही हो जाएगा इस केस में, और थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट नो आउटफ्लो है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट आउटफ्लो, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर फवारे की तरह लिक्विड बाहर निकलेगा क्या, नहीं बेटा, लिक्विड तो अट्रैक्ट हो रहा है ना ग्लास से, वो बाहर क्यों जाएगा, वो ग्लास को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो अट्रैक्ट हो रहा था इसलिए ऊपर तक आ रहा था, तो आप याद रखना कोई आउटफ्लो नहीं होगा। इसको इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कैपिलरी कहते हैं, यानी कि कैपिलरी की जो लेंथ है वो कम है, जो हाइट हमें एसेंट फॉर्मूला से मिल रही थी उससे कम है, ठीक है। सो यहां तक हमने ये सारा कैपिलरी इफेक्ट अच्छे से डिस्कस किया है। अब आगे जो डिस्कस करेंगे वो हमारा समरी लेक्चर है, ठीक है ना। आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो पूरा समराइज कर दूंगा एक बार, तो यहां पे हम लोग समरी है ना, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहां से समरी सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। आप इसको समरी सेशन कह सकते हैं, आप इसको माइंड मैप कह सकते हैं, ठीक है ना, प्लस फॉर्मूला कह सकते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है सो फार, मैंने उन्हीं के नोट्स को कट करके आप लोगों के लिए यहां पे रखा है, ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। ओके, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले मैंने यहां प्रेशर के बारे में बताया था कि फ्लूइड में प्रेशर वर्टिकल कैसे वेरी करता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। आपको याद है, अगर फ्लूइड स्टैटिक्स है, यानी कि यहां पे हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक्स है यानी कि रेस्ट पे है, तो हम लोग जानते हैं, हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती थी। फ्लूइड्स में नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ता था, ऊपर प्रेशर कम होता था, नीचे बढ़ता था। लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर होता था वो एटमॉस्फेरिक होता था, जिसको 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हम कहते थे, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टली प्रेशर क्या होता था, कांस्टेंट होता। हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होता था, हॉरिजॉन्टली नो चेंज, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टली आप 2 पॉइंट कंसीडर करते थे, आप कोई 2 पॉइंट ले लो, सी और डी, ये सी है और ये डी है, तो आप कह सकते हो सी और डी का प्रेशर बराबर होता था। फिर हमने लिफ्ट का केस देखा था कि लिफ्ट जब ऊपर नीचे एक्सेलरेट करती थी तो प्रेशर वर्टिकली और बदल जाता था, यहाँ जी की जगह हम जी इफेक्टिव करते थे। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो रो जी प्लस ए हो जाएगा, है ना, आप देख सकते हो रो जी प्लस ए एच, और लिफ्ट नीचे की तरफ कर रही है तो रो जी माइनस ए, ठीक है ना। सो ये हम लोगों ने देखा था। फ्री फॉल के केस में अगर आप बोलो फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा। फ्री फॉल की अगर हम बात करें तो हमारा जो भी प्रेशर ए पे है वही बी पे होगा, मतलब हर जगह सेम प्रेशर हो जाएगा, लिक्विड में सेम प्रेशर, जैसे हॉरिजॉन्टली होता है वर्टिकली भी सेम प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद हमने यू शेप ट्यूब में डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था दोनों जगह सेम लिक्विड हमने डाल दिया है तो लेवल सेम होगा, है ना। फिर अगर हम एक साइड से कोई लिक्विड डालेंगे, जैसे ऑयल, ऑयल की डेंसिटी हम लिक्विड से कम ले रहे हैं ताकि ये ऊपर की तरफ फ्लोट करे, तो हमें फाइनली क्या दिख रहा है कि यहाँ ऑयल की हाइट ज्यादा है और लिक्विड की कम, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा थी। तो यहाँ हमने ए और बी पॉइंट वहां कंसीडर किए हैं जहां पे हमारा सेम लिक्विड है ना। तो यहाँ पे दोनों जगह मैंने ये ब्लू वाला लिक्विड कंसीडर कर लिया है, क्योंकि ऑयल यहाँ जाके खत्म हो गया, जहां ऑयल खत्म हुआ उसी पॉइंट पे सामने देखना है, और दोनों जगह प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं। और प्रेशर बैलेंस करोगे यहां से अपना आप, ये पूरी इक्वेशन जब आप बैलेंस करते थे तो फाइनली हमें क्या मिलता था, डेंसिटी ऑफ ऑयल, हाइट ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड। यहां से हम डेंसिटी ऑफ ऑयल या फिर हाइट ऑफ ऑयल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी सवाल में पूछा जाए वो हम निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जो सिंपली कहता था कि अगर आप एक जगह से प्रेशर अप्लाई करते हो तो पूरे फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है, हर जगह प्रेशर बढ़ता है। इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए फ्लूइड, है ना, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। इसका हमने एप्लीकेशन भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग में, जहां हम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स ले सकते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग और हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज होता था। इसके बाद बैरोमीटर की अगर हम बात करें, सो ये एक डिवाइस है बैरोमीटर की अगर हम बात करें, ये टॉरसली ने इन्वेंट किया था। और इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था, यहाँ पे क्या हम लोग यूज करते हैं, MMHG को यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, MMHG को यूज करते हैं, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे HG का यूज क्यों करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, HG का मतलब है यहाँ पे हम मर्क्यूरी को यूज करते हैं ताकि हमें हाइट मिल जाए, ज्यादा हाइट ना मिले इसलिए हम मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। और निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो हमें हाइट मिलती है मर्क्यूरी की, हम ρgh में डालते हैं, तो ρgh इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगर मैं फ्लूइड कर दूंगा चेंज तो हाइट हो जाएगी चेंज, अलग फ्लूइड में हाइट अलग आएगी, ठीक है ना। अगर आप मर्क्यूरी ले रहे हो तो अलग हाइट आएगी, मर्क्यूरी के केस में 76 सेंटीमीटर या 760 mm आती थी। आप कोई और लिक्विड लोगे तो आप उसको ρgh को इक्वेट कर सकते हो, अगर आप कोई और लिक्विड ले रहे हो तो उसकी हाइट क्या आ जाएगी, ये
13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 0.76 बाय ρl। आप यहाँ से किसी और लिक्विड की हाइट निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ वाटर के केस में निकाला है। तो वाटर की जो हाइट राइज हुई थी 10.3 mm हुई, 10.3 मीटर हुई थी। तो इसलिए इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब पॉसिबल नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम कोई और लिक्विड क्यों नहीं लेते। जब हमने कोई और लिक्विड लेके देखा, दोनों के प्रेशर को इक्वल डाला, जो मर्क्यूरी से आ रहा था, जो दूसरे लिक्विड से आ रहा था, यहाँ जो किसी और लिक्विड को आप देखोगे उसकी डेंसिटी मर्क्यूरी से कम ही होगी। जैसे वाटर, उसकी तो बहुत कम होती है, 13.6 टाइम्स कम होती है। तो जो हाइट राइज हो रही है वाटर में, वो 13.6 टाइम्स ज्यादा हो रही है। देख रहे हो, 13.6 टाइम्स ज्यादा हो रही है वाटर में हाइट राइज, क्योंकि मर्क्यूरी से 13.6 टाइम्स लाइटर है। इसके अलावा अगर हम बैरोमीटर में देख रहे थे ट्यूब टेढ़ी हो जाए, टिल्ट हो जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम थीटा एंगल से देखेंगे, वर्टिकल हाइट सेम रहती है, टोटल हाइट इसमें बढ़ जाएगी, टोटल हाइट बढ़ जाएगी, वर्टिकल हाइट सेम रहेगी, यानी कि लेंथ जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल है वो क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यही हमने देखा था, यानी कि जो हाइट होती थी वो 76 सेंटीमीटर होती थी, 0.76 मीटर भी लिख सकते हैं जिसको, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो जो लेंथ यहाँ पे फिल्ड है वो बदल जाएगी। मैनोमीटर एक डिवाइस होता था जो मेजर करता था गैस का प्रेशर। मैनोमीटर क्या करता था, गैसेस का प्रेशर मेजर करता था। तो वही सब कुछ सेटअप है। यहाँ गैस है, यहाँ हमने यू शेप ट्यूब डाली है जिसमें हमने मर्क्यूरी या कोई और फ्लूइड रखा है। अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मर्क्यूरी लेना है, बहुत कम है तो कोई और फ्लूइड लो जिसकी डेंसिटी कम है, वो भी चलेगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करता था, यहाँ गैस का प्रेशर है, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस मर्क्यूरी है। तो गैस का प्रेशर P0 प्लस रो जी एच है, तो Pg माइनस P0 रो जी एच होगा। तो यानी कि गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको आप गेज प्रेशर भी कहते हो, वो रो जी एच के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, दिस इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। एवरेज प्रेशर, हम एक बीकर में अगर लिक्विड कंसीडर करते हैं, कोई फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं, तो बॉटम पे जो प्रेशर लगता है वो रो जी एच लगता है ना। ये भी हमने डिस्कस कर रहा था, जो बॉटम पे प्रेशर लगता है वो रो जी एच लगता है। ठीक है ना, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, एरिया पे नहीं। तो जो बॉटम पे प्रेशर है वो हमारा रो जी एच है, सरफेस पे प्रेशर हमारा 0 है। तो इन दोनों का जो एवरेज प्रेशर है वो साइड्स पे लगता है, यानी कि रो जी एच बाय 2। तो साइड्स पे जो प्रेशर लगता है दैट इज रो जी एच बाय 2, एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये सीखा था कि आर्किमिडीज ने हमें बताया था क्या फॉर्मूला होता है बॉयंसी का, अपवर्ड फोर्स जो लगता है जिसको आप अपथ्रस्ट भी कहते हो, और वो किसके बराबर होता है, जो भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया जा रहा है बाय ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 100% लिक्विड में आ जाएगा तो मैक्सिमम बॉयंसी लगेगी, ये हमने देखा था। इसका एक फॉर्मूला भी बना था, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें वो ये है, यानी कि बॉयंसी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नॉट ऑब्जेक्ट। लिक्विड की डेंसिटी जिसमें ऑब्जेक्ट है, यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी जिसमें ऑब्जेक्ट है, इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। थर्ड आप ये भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम डिस्प्लेस, है ना, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम डिस्प्लेस, आप इसको भी लिख सकते हो। अगर आपको तीनों फैक्टर देखने हैं तो यही तीनों फैक्टर हैं। जितना वॉल्यूम आप डिस्प्लेस करोगे उतनी बुओयंसी ज्यादा लगेगी, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे उतनी बुओयंसी ज्यादा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड, यानी कि फ्लोटेशन में। आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट सिंक कब करता है, जब उसकी डेंसिटी फ्लूइड से ज्यादा होती है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से ज्यादा है तो वो सिंक करेगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो वो फ्लोट करेगा। तो फ्लोटिंग कंडीशन में हमसे ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट का कितना पोर्शन, कितना हिस्सा फ्लूइड के अंदर है, कितना पोर्शन, कितना हिस्सा बाहर है। तो फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड किसके बराबर आता था, रिलेटिव डेंसिटी के बराबर आता था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यही हमने देखा था, वॉल्यूम इनसाइड, है ना, ये देखा था ना हमने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम इनसाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, रो नोट बाय रो एल। और अगर आपसे बोले आउटसाइड, है ना, कितना फ्रैक्शन आउटसाइड है, तो हम बस इसको 1 में से माइनस कर देते थे, है ना। आपसे बोले कितना फ्रैक्शन आउटसाइड है, तो बी आउटसाइड बाय इनसाइड, ये अगर हमें निकालना है तो 1 में से इसको माइनस कर देते थे, 1 माइनस दिस, 1 माइनस रो नोट बाय रो एल, है ना, वो हमारा आउटसाइड आ जाता था। मैंने यहाँ आइस का एग्जांपल भी दिया था कि आप बर्फ और पानी को देखो, आइस की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ से 0.9 आ जाएगा रेशियो, यानी कि 0.9 इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 90% ऑब्जेक्ट अंदर है, 10% बाहर हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दिया अगर हमने तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है,
मेल्टिंग ऑफ आइस इन वाटर, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। हमने बोला था अगर कोई आइस मेल्ट करती है पानी के अंदर तो इससे लेवल ना तो बढ़ता है ना घटता है, ये हमने डिस्कस किया था, पूरा प्रूफ भी किया था। तो कोई वाटर ना बाहर आएगा ना घटेगा, यानी कि मैंने अगर पानी को पूरा भर दिया ग्लास में और आइस डाल दी और पानी बिल्कुल ऊपर तक है, आइस डालने के बाद पानी ऊपर है, आइस डाली भी है, पानी बिल्कुल ऊपर तक है, तो आइस मेल्ट भी कर जाएगी ना तो भी पानी बाहर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, ना हाइट डिक्रीज करेगी ना इंक्रीज करेगी, ये हमने देखा था। और अदर लिक्विड्स में भी हमने लोगों ने डिस्कस किया था, हमने ये देखा था अगर हम कोई और लिक्विड में आइस को डालते, है ना, बर्फ को किसी और लिक्विड में डाल दे, तो हम लोगों ने क्या केसेस दे रखे थे, हम लोगों ने देखा था लेवल इंक्रीज कब करेगा, जब उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी हमारी, यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर से ज्यादा डेंसर लिक्विड ले लूं, मान लो मैंने यहाँ कोई लिक्विड लिया उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है, उसमें आइस डाल दी, तो जब आइस मेल्ट होगी तो लेवल डिक्रीज करेगा। अगर उस लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो आइस मेल्ट होने पे उसका लेवल डिक्रीज करेगा। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। यानी कि पहले मैं ऐसा लिक्विड ले रहा हूं यहाँ पे जिसकी डेंसिटी आइस से जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो जब ये आइस मेल्ट करेगी तो हमारा ये जो लेवल है, ये वाली हाइट है, वो इंक्रीज करेगी। अगर हमारे लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है और आइस से तो ज्यादा ही है, वाटर की डेंसिटी से कम है, मान लो हमने 0.98 0.97 ले लिया, तो इस केस में हमारा लेवल डिक्रीज करेगा। रियल एंड एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट देखते हो तो आपको उसका वेट ज्यादा दिखता है ना, मतलब ऑब्वियसली जो भी mg दिखता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप कर देते हो तो आपको वो हल्का लगता है, आप अपनी बॉडी को भी फील कर सकते हो, जब आप पानी में जाते हो अपने हाथ को डालते हो तो आपको अपना हाथ भी हल्का हल्का लगता है, फील होता है ना, वो बोयेंसी की वजह से, यानी कि आप जो भी वेट देख रहे हो उसमें से बोयेंसी माइनस हो जाती है, तो हम इसी को एपरेंट वेट कहते हैं। रियल वेट ऑब्जेक्ट का mg है, आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा इसका रियल वेट mg है, अगर आप उसको पानी में डिप करोगे तो बोयेंसी ऊपर लगेगी तो उसका वेट आपको mg फील नहीं होगा, mg माइनस बोयेंसी फील होगा, यानी बोयेंसी उसका वेट थोड़ा सा घटा देगी, बोयेंसी उसका वेट थोड़ा सा घटा देगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में आप डालोगे तो उसका एपरेंट वेट, उसका जो रियल वेट है माइनस बोयेंसी, रियल वेट माइनस बोयेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो यहाँ कंटेनर है, कंटेनर में पहले कुछ मास था, हमने देखा था अगर वो mg वेट था तो अगर आप ऑब्जेक्ट डिप करोगे तो इसका मास भी आपको बढ़ा हुआ नजर आ जाएगा, और कितना वेट बढ़ जाएगा आपका कंटेनर का, वो भी कितना बढ़ जाएगा जितना बोयेंसी है, यानी कि पहले अगर इसका वेट mg था तो अब इसका वेट mg प्लस बोयेंसी हो जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आप लिक्विड में डाल रहे हो उसका वेट घटेगा, एपरेंट वेट क्या होगा, उसका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जो उसका वेट था उसमें से बोयेंसी को माइनस कर दो, और अगर आपने नीचे वेइंग मशीन लगाई है जिसमें आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हो उसका वेट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, बोयेंसी टाइम बढ़ जाएगा, मतलब mg प्लस बोयेंसी हो जाएगा, ये भी हम लोगों ने देखा था। एंगल कैलकुलेट करना, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड दिखा रहे हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड, जब हम लिक्विड को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या होता है ना, तो लिक्विड का हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखते थे, तो हमने देखा था अगर हम बीकर को आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो पीछे वाले पॉइंट्स का प्रेशर बढ़ जाता है ना, क्योंकि इसकी हाइट कम है h1 और इसकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ h2 ग्रेटर देन h1 है, तो अगर बीकर आगे जा रहा है तो पानी पीछे की तरफ ऐसे हो जाता था, इनर्शिया से भी देख सकते हो, तो पीछे का प्रेशर आगे वाले से ज्यादा होता था। जैसे नीचे जाते हुए रो जी एच बढ़ता था, यहाँ पे रो ए एक्स बढ़ता है, पीछे वाले पॉइंट का प्रेशर रो ए मतलब एक्सेलरेशन और एक्स का मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ से P1 माइनस P2 अगर हम बैक पॉइंट की बात करें तो वो कितना हो जाता था, यहाँ पे रो ए एक्स हो जाता था, ठीक है ना, इस तरीके से हम देख सकते थे। तो यहाँ पे अगर हमें एंगल निकालना है तो यहाँ पे कितना एंगल बना लेता था, दिस इज tan इनवर्स a बाई जी, यहाँ पे tan थीटा a बाई जी के इक्वल आ जाता था, तो आप यहाँ से ये एंगल भी निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करें, ये किस पे बेस्ड होती थी, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरा, ये इसको लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, एरिया इनटू वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट बात। इसी को एरिया इनटू वेलोसिटी को हम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब लगा सकते हैं, अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, लिक्विड को दबाया नहीं जा रहा, उसकी डेंसिटी को बदला नहीं जा रहा, तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि मोटे एरिया में लिक्विड की वेलोसिटी कम, पतले एरिया में लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा। मल्टीपल आउटलेट्स के लिए भी मैंने बताया था, यहां जैसे दो आउटलेट्स हैं तो लिक्विड जितना अंदर आ रहा है वो है a1 v1, यहां से जा रहा है बाहर a2 v2, यहां से जा रहा है a3 v3, तो इन दोनों का एडिशन इसके बराबर a1 v1 इज a2 v2 प्लस a3 v3,
मल्टीपल आउटलेट्स हैं, ज्यादा आउटलेट्स हैं, तो A2V3, A3V3, A4V4, A5V5 करते करते जितने आउटलेट्स हैं सबको जोड़ दो। फिर हमारी आई थी बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस प्रिंसिपल, जो हमें रिलेट करती थी प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट को, प्रेशर वेलोसिटी और हाइट को रिलेट करती थी। अगर हमारा यहाँ पाइपलाइन आप देख सकते हो, इसका एरिया भी बदल रहा है, जिसकी हाइट भी बदल रही है, यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होती थी, याद रखना, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सिंपल इक्वेशन है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है। तो हर जगह आप देख सकते हो लिक्विड में मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, ये P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू के बराबर है। ये हमारी बर्नौलिस प्रिंसिपल थी। यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हैं, है ना, मतलब मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ A1 V1 और A2 V2 यहाँ भी बराबर ही है, ठीक है ना। ओके, क्या ये सिर्फ स्टैटिक में लगती है या डायनेमिक्स में, दोनों में लगती है? दोनों में लगा सकते हो, बट स्टैटिक्स में बस यहाँ V1 V2 को आप क्या डाल दोगे? 0, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे P बाय रो जी को हम लिखते थे प्रेशर हेड, मैंने पूरी इक्वेशन को एक्चुअली डिवाइड कर दिया, किससे? रो जी से डिवाइड कर दिया, इसको प्रेशर हेड, इसको वेलोसिटी हेड, इसको एलिवेशन या फिर इसको ग्रेविटेशन हेड भी कहते हैं, एलिवेशन भी कहते हैं, कई जगह इसको ग्रेविटेशनल हेड भी कहा जाता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल हेड या फिर इसको एलिवेशन हेड कहा जाता है। इन तीनों का सम भी कांस्टेंट है। उसके बाद एफ्लक्स, एफ्लक्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लिक्विड बाहर निकल रहा है छोटे से छेद से, ऊपर से कंटेनर ओपन है, ऊपर का एरिया नीचे वाले से ज्यादा है, तो हमें सरफेस से हाइट देखनी है h, तो यहां से जो वेलोसिटी होती है वो √2gh होती है। यही टॉरेस्ली लॉ भी था, टॉरेस्ली लॉ ने भी यही कहा था कि लिक्विड फ्री फॉल करेगा, किस साइड से निकलेगा? √2gh, इसी को हम टॉरेस्ली लॉ भी कहते थे। दिस इज सेम एज टॉरेस्ली लॉ, ठीक है ना। तो आप लोग टॉरेस्ली लॉ की अगर हम बात करें, वो भी यही था, उसने भी यही कहा था, उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन में यही कहा था, पर ये हाइट हम जो लेंगे सरफेस से लेंगे, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ मॉलिक्यूल्स आर डूइंग फ्री फॉल, ओके, √2gh से बाहर आएगा। मल्टीपल लिक्विड्स, अगर हम बहुत सारे डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड लें, जैसे कि हमने बॉटम पे छेद किया है, बहुत छोटा सा ओरिफिस कहते हैं जिसको, और यहाँ रो3 लिक्विड है, इसकी हाइट h3, रो2 की h2, रो1 की h1, तो जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी डेंसिटी एक्चुअली रो3 है ना। तो यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता था? 2g डिवाइडेड बाय रो3, जो लिक्विड बाहर आ रहा है, फिर रो1 h3, रो2 h2, रो1 h1 एंड सो ऑन, ठीक है। एप्लीकेशन बर्नौलिस की हमने डिफरेंट पढ़ी थी, हमने देखा था ये एटमाइजर में भी यूज होता है, स्प्रेयर में भी यूज होता है, बट यहाँ पे अभी जो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एरोप्लेन्स में। हमने देखा था एरोप्लेन के विंग्स के नीचे की जो स्पीड है वो हो जाती थी हमारी कम और ऊपर हो जाती थी ज्यादा। जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, ये याद रखना, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, तो नीचे का प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाता था। और प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया ऑफ विंग, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया ऑफ विंग, यही हम लोग कहते थे, अगर mg से बड़ा हो जाएगा तो वो अपलिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया वो mg के इक्वल होगा। और प्रेशर डिफरेंस हम किससे निकाल सकते हैं? बर्नौलिस से निकाल सकते हैं। हम यहां से यूज कर सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ P1 माइनस P2 निकालना चाहते हैं, दिस इज सेम एज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमने यहाँ हाइट दोनों की सेम मानी है, मतलब यहाँ की हाइट और यहाँ की, मतलब हमने ज्यादा थिकनेस नहीं मानी विंग की, इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अपलिफ्ट भी हम निकाल सकते हैं, कैसे मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद एक और एप्लीकेशन बर्नौलिस की जो हम लोगों को नजर आती है, वो मैग्नस इफेक्ट की फॉर्म में नजर आती है। मैग्नस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉल आगे जाती है तो वो स्पिन करती है, या तो वो क्लॉक करेगी या एंटी क्लॉक। जैसे कि हमारे केस में ये स्पिन कर रही है क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर कोई क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है, इस पे क्या होगा? एक एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स आ जाता था, क्योंकि ऊपर की स्पीड क्या हो जाती थी? कम, नीचे की ज्यादा, तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा, नीचे का कम, एक एक्स्ट्रा फोर्स आता था जो इसको जल्दी नीचे ले जाता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नस इफेक्ट में। अगर ये उल्टा स्पिन कर रही होती तो वही फोर्स ऊपर लगता, तो ये डिले जाता, तो यानी कि कोई चीज ज्यादा आगे जाके गिरेगी, कोई जल्दी गिर जाएगी। फुटबॉल में होता है, आपने देखा होगा, फुटबॉल में हमारे फेवरेट प्लेयर्स हैं बहुत सारे, है ना। तो मतलब अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो मेसी की आप बात कर सकते हो, रोनाल्डो की बात कर सकते हो, इंडियन प्लेयर्स में भी सुनील छेत्री वगैरह आप देखते हो, जो भी फॉलो करते हैं फुटबॉल्स को। आई डोंट नो कितने बच्चे फॉलो करते हैं कितने नहीं, ठीक है ना, आप वो भी देख सकते हो। तो वो लोग इस चीज का यूज करते हैं, किक करते टाइम जल्दी गिरानी है, बॉल को दूर गिराना है। या क्रिकेट में भी आप इन स्विंग आउट स्विंग देखते हो ना, वो ऐसे ही होता है। ये किसका इफेक्ट है? मैग्नस इफेक्ट है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे विस्कोसिटी यानी कि फ्रिक्शन इन फ्लूइड, तो हमने देखा था जो बॉटम लेयर है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में, टॉप लेयर सबसे तेज मूव कर रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है
वो हमने डेल्टा वाई लिया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है लिक्विड्स के बीच में वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टाइम्स एरिया इनटू ग्रेडियंट के इक्वल होता था। यहां से आप डायमेंशंस भी जरूर याद रखना, मैंने यहाँ यूनिट्स भी मेंशन किया है, डायमेंशन भी मेंशन किया है, इसको जरूर देख लेना। इसके बाद स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या था, इन्होंने स्पेशल चीज बताई थी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे कितना विस्कस ड्रैग लगता है, कितना विस्कस फोर्स लगता है, वो स्टोक्स ने अपने लॉ में बताया था। कोई डेरिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ये 6 पाई आर ईटा वी, आर रेडियस, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी उसकी वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट विस्कस लिक्विड में फ्लो कर रहा है तो वो थोड़ी देर बाद एक वेलोसिटी अटेन कर लेता था, जिसको हम क्या कहते थे, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते थे हम इसको, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि एक कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी है जो बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट हो जाएगी 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा। ये रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है ना। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से ज्यादा होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो वो डिक्रीज करता है, गैसेस की बात करें तो इंक्रीज करता है। फिर हमने टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस टाइम एक्सेलरेशन का भी डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ ग्राफ देखा था। तो हमने देखा था अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी थोड़ी देर बाद टर्मिनल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब वो यहाँ पहुंच गई है, कांस्टेंट हो गई है, यही मेरी टर्मिनल वेलोसिटी है ना, आप देख सकते हो। तो इसका ग्राफ अगर आप वेलोसिटी का पोजीशन के साथ पढ़ो या टाइम के साथ, कितनी देर बाद जाके कर रहा है, कितनी देर बाद जाके कर रहा है, कितने डिस्टेंस के बाद कर रहा है, दोनों में ही ग्राफ सेम आता था ऐसे। और अगर आप एक्सेलरेशन कह रहे हो तो पहले एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और धीरे 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 घटते घटते जीरो हो जाता है। पहले एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम होता है और धीरे 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 घटते घटते एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो जाता है। इसके बाद सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते थे हमने बोला था सरफेसेस पे मॉलिक्यूल्स कम रहना चाहते हैं, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह है। तो वहां पे अगर आप कोई लेंथ कंसीडर करते हो तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है। तो जो फोर्स लगता है दैट इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, या फिर जो सरफेस टेंशन है दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट ऑब्जेक्ट पर यूनिट लेंथ, जिसकी वजह से मॉस्किटो इस पे चल पाते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था। निडल तैरती है, मॉस्किटो चलते हैं। मैंने निडल वाला केस भी बताया था कि अगर निडल कोई पानी के अंदर डिप्ड है, वो नीचे जाना चाहती है, तो सरफेस टेंशन से यहाँ फोर्स लगेगा जो उसको ऊपर की तरफ उठाएगी, तो 2TL sin थीटा mg को बैलेंस कर लेगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सरफेस एनर्जी। बिल्कुल सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, अगर हम किसी सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सरफेस एनर्जी एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी पर यूनिट एरिया है, उसकी डायमेंशन सरफेस टेंशन जैसी है और उसका मैग्नीट्यूड भी सरफेस टेंशन के इक्वल है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों न्यूमेरिकली एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है ना। सरफेस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, एनर्जी जितनी हमें चाहिए डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बाद एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू n ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडिया। तो यानी कि यहाँ पे एक बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना है और सभी का रेडियस स्मॉल आर है। बड़ा ड्रॉप जिसका रेडियस कैपिटल आर, छोटा ड्रॉप जिसका रेडियस स्मॉल आर। तो मैंने यहाँ पूरा डिराइव कराया था, पहले मैंने आपको बताया था अगर आप बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ रहे हो तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। क्या कंजर्व रहेगा, मास और वॉल्यूम। मास नहीं बदलता, वॉल्यूम नहीं बदलती, एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सरफेस एनर्जी यानी कि सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो मैंने वही किया, वॉल्यूम कंजर्वेशन से बड़े रेडियस को छोटे रेडियस से रिलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जो बड़ा रेडियस है वो कितना आ जाता है, n की पावर 1/3 टाइम्स छोटा रेडियस। छोटा रेडियस क्या आ जाता है, बड़ा रेडियस डिवाइडेड बाय n की पावर 1/3। अगर n 8 है तो ये n की पावर 1/3 2 हो जाएगा। अगर n हमारा 64 है तो वो हमारा 4 हो जाएगा। अगर n मेरा कुछ 125 है तो वो मेरा 5 हो जाएगा, है ना। n की पावर 1/3 आप कर लोगे। तो यहां से हमने फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करा तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द आंसर फॉर द वर्क डन, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड 4 पाई आर स्क्वायर टी n की पावर 1/3 माइनस 1। आप इसको याद भी रख सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने देखे थे एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस क्या होते थे। तो मैंने बताया था एक जैसे मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पानी का पानी के साथ, हनी का हनी के मॉलिक्यूल के साथ, है ना। तो आपस में जो मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस होते हैं इसको आप कोहेसिव फोर्सेस कहते हो। इसी से सरफेस टेंशन डेवलप है। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो ज्यादा सरफेस टेंशन है, वो इंटरेक्ट नहीं करता किसी से। और अगर हम ध्यान से देखें एडहेसिव फोर्सेस अलग अलग मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस, मतलब पानी का ग्लास से क्या फोर्स है ना,
और अगर हम ध्यान से देखें मर्करी का ग्लास से कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, वो हमारे एडहेसिव होते हैं। तो अगर हमारे एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं कोहेसिव फोर्स है तो सरफेस टेंशन कम है, अगर हमारे कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है एडहेसिव से तो सरफेस टेंशन ज़्यादा है। ठीक है, सो इसके बाद हम लोगों ने देखा था किन फैक्टर्स पे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ टेम्परेचर की बात की थी, तो लिक्विड्स में डेफिनेटली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन घटती जाती है, तो ये बहुत कम हो जाती है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये 0 भी हो जाती है। उसके बाद अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर आप कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, लाइक अगर आप कैरोसिन ऑयल ऐसी कोई चीज़ें डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ डाल रहे हैं वाटर में, जो उसमें अच्छे से डिजोल्व नहीं होती है, अच्छे से मिक्स नहीं होती है, तो वो इसकी सरफेस टेंशन को कम कर देती है। बट अगर आप ऐसी सॉल्युबिलिटी डाल रहे हैं जो बहुत आराम से ऐसा कुछ इम्प्योरिटी डाल रहे हैं जो सॉल्युबल है ना, ऐसी इम्प्योरिटी डाल रहे हैं जो सॉल्युबल है, जैसे कि आपने NaCl डाल दिया जो उसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो गई, तो फिर वो बॉन्ड्स को और मजबूत बनाएगी, वो कोहेसिविटी को और बढ़ाएगी, सरफेस टेंशन वहां बढ़ जाएगी। इसके बाद एक्सेस प्रेशर की बात की थी हम लोगों ने, एक्सेस प्रेशर को कंपेयर किया था ड्रॉप्स में, बबल्स में, है ना, और सॉफ्ट बबल में। तो ड्रॉप के अंदर कॉन्केव साइड कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा प्रेशर, हमेशा याद रखना, जो कॉन्केव साइड है वहां कॉन्वेक्स साइड से हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है? कॉन्केव माइनस कॉन्वेक्स, कॉन्केव माइनस कॉन्वेक्स साइड हमेशा जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस होता है ना। तो ड्रॉप के अंदर प्रेशर 2s/r ज्यादा। एयर बबल जहां अंदर एयर है ना, यहाँ पे अंदर हमारा एयर है और बाहर हमारा लिक्विड है, उस केस में हमारा क्या होगा? तो भी 2s/r होगा। यहाँ पे अंदर लिक्विड था, है ना, और बाहर क्या थी? एयर थी। और अगर हम सोप बबल की बात करें, यहाँ अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, और बीच में हमारा सॉफ्ट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 सरफेसेस बनती हैं, इनर और आउटर। मैंने थिकनेस बहुत कम ली है, यहाँ पे जो अंदर का प्रेशर है बाहर से हमेशा ज्यादा ही होगा, 4s/r, सोप बबल में 4s/r। ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने कंपेयर किया था। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है, अगर दो हमारे बबल्स आपस में मिल जाएं, है ना, आपस में कोलैप्स करने की कोशिश करें, ड्रॉप हो बबल्स हो, अगर मान लो बबल्स की बात करें, आपस में कोलैप्स करने की कोशिश करें, तो आपको पता है छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा होता है, बड़े वाले में कम होता है। तो यहां से एक बाउंड्री बनेगी, है ना, और कॉन्केव साइड बनेगी छोटे वाले की तरफ, क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा है। तो P1 माइनस P2 आप देखोगे वो 4s/r इफेक्टिव होगा। आर इफेक्टिव यहां से, यहाँ पे जो इसका इफेक्टिव रेडियस बनेगा, इसका इफेक्टिव रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ कॉमन पॉइंट पे, वो किसके इक्वल होता है? R1 इंटू कैपिटल R माइनस R, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ रेडियस। ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम डिस्कशन करें, ये क्या होता है? अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम किसी लिक्विड को किसी सॉलिड पे डालते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, वहां पे एक टेंजेंट बनती है लिक्विड की सरफेस पे, और एंगल हमें लेना होता है सॉलिड लिक्विड वाली सरफेस से। तो जैसे कि आप देखोगे, मैं एंगल मेजर यहां से सॉलिड लिक्विड वाली जगह से कर रहा हूँ, टेंजेंट ये वाली ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहां से जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक्यूट बनता है अगर एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ये ऑब्ट्यूज बनता है अगर कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते थे। ठीक है। हैगेन्स पॉइसन इक्वेशन जो हमें बताती थी, ये रेट ऑफ फ्लो बताती थी, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एक लिक्विड कंटेनर से या एक लिक्विड पाइप से एक से दूसरी जगह फ्लो करेगा। किन किन पे ये डिपेंड करता है? पहले तो ये प्रेशर डिफरेंस पे करता है, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा वॉल्यूम फ्लो करेगा, रेडियस की पावर 4 पे करता है, लेंथ के इनवर्सली है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि लिक्विड टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। इसको निकालने का एक तरीका है ρVd डिवाइडेड बाय ईटा, यानी कि वेलोसिटी डेंसिटी डायमीटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर इसकी वैल्यू 1000 से कम है तो लेमिनार है, 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट है, 1000-2000 के बीच में है तो फ्लो मेरा अनस्टेडी है, हमें नहीं पता। ठीक है ना, वो लेमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी। ओके, सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है खत्म होता है। लास्ट जो मैंने आज पढ़ाया था एक बार ये भी बता देता हूँ, एक बार इसकी भी फॉर्मूला स्लाइड हम देख लेते हैं। जो भी आज पढ़ाया था वो इसमें और हम इंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने कैपिलरी फॉर्मूला पढ़ा है बच्चे, तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूले की तरफ नजर डाल देते हैं। आज की इंपॉर्टेंट चीजें भी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज हमने SN फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भैया रो। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ रो हमारी डेंसिटी है, G हमारा ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और R रेडियस ऑफ कैपिलरी है। तो ये जो हाइट है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी ज्यादा तो हाइट कम होगी, गाढ़ा लिक्विड ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, mg नीचे ले आएगा ना, है ना, और ज्यादा रेडियस है तो भी हाइट ज्यादा नहीं होगी। कैपिलरी इफेक्ट पतली ट्यूब में क्यों दिखता है? क्योंकि वो ज्यादा हाइट दिखती है इसलिए हमें नजर आता है, अदरवाइज ये हर जगह हो सकता है।
और यहाँ पे 2s cos थीटा बाई रो जी आर, थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके बाद इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, आगे भी अगर हम इसमें बढ़ें, हमने मास देखा था, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस था, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस थी, पोटेंशियल एनर्जी रेडियस पे डिपेंड नहीं करती थी। हमने फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हम लोगों ने देखा था इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा, वो mg को बराबर कर लेगी, ठीक है। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, जस्ट फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और फिर इनसफिशिएंट, अगर हमारी कैपिलरी की हाइट h से कम आ जाए तो इनसफिशिएंट हाइट है, इसमें ओवरफ्लो तो नहीं होगा, ये याद रखना। कहीं ये सोचो ओवरफ्लो हो जाएगा लिक्विड, तो ऐसा नहीं है। सो यहीं तक था आज का लेक्चर। मुझे लगता है अब आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। मैंने देखो उसमें सारी स्लाइड्स भर दी अच्छी तरीके से। रिवीजन में अब मैं लिखूंगा सेल्फ रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर अब आपको पढ़ना है, अब आपको सेल्फ रिवीजन करने की जरूरत है। सर ने तो एक बार अपना काम कर दिया, आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देखो। होमवर्क में आप मॉड्यूल प्लस आप PYQs देख सकते हो, है ना। मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 आप देख लेना, 2 थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इस चैप्टर की, आप 1 को देखना, वो नीट के लिए सफिशिएंट है, प्लस PYQ आप देख सकते हो, ठीक है। सो आज के सफर में यहीं तक रहा हमारा साथ, आगे चलते हैं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से चीजों को रिवाइज करना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, फिर मिलते हैं, बाय बाय।